स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 क्वेश्चंस आपके ईडीओ के एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास का लगभग 150 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। यदि आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, तो आप लोग भरोसा कीजिए कि आपका जो है इस वीडियो से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग जो है ज़रूर से अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएं वो आपको समय के साथ में देखने को मिलता रहे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, 4 दिया गया है यहाँ पे, बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र, कनिंघम, लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबू रेवाराम। जहाँ पे क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन का जरूरत रहेगा वहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, और जैसे जैसे आपका यहाँ पे जो है जैसे याद करने वाला रहेगा उसको मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा। अगला है आप लोगों का यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता हैं। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, शंकर तिवारी, माधवराव सप्रे, लोचन प्रसाद पांडे, कनिंघम। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, लोचन प्रसाद पांडे जी। इनको जो है छत्तीसगढ़ का पहला पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे तीसरा नंबर, चितवा डोंगरी का गुफा कौन से जिले में है? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, बालोद। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, बालोद। और पहले जब भी एग्जाम आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो उसमें जो है ये जब भी क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर जो है क्या लिया गया था आपका? राजनांदगांव। क्योंकि इसका जो आंसर है पहले राजनांदगांव लिया जाता था, लेकिन अब जो एग्जाम हो रहा है उसमें चितवा डोंगरी कहाँ है करके जब भी पूछा जाएगा ये गुफा, तो आपको जो है इसका आंसर लेना है बालोद। और चितवा डोंगरी का जो गुफा है ये कौन से काल का जो है यहाँ पे क्या मिला है? साक्ष्य मिला है पूछा जाएगा, तो यहाँ पे जो है 9 पाषाण कालीन जो है साक्ष्य मिले हैं, ऐसा आपको बताना है एग्जाम में। ठीक है, 9 पाषाण कालीन साक्ष्य यहाँ पे पाए गए हैं, तो इसको आप लोगों को याद रखना है, 9 पाषाण कालीन। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का चौथा नंबर, छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, पांडु वंश, वकाटक वंश, कलचुरी वंश, सरबपुरी वंश। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, पांडु वंश। तो छत्तीसगढ़ में आपका जो है मैकल क्षेत्र, मतलब मान के चलिए आपका कुछ ऐसा, ये छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पे आप लोग का जो है देखे होंगे आप लोग, कवर्धा से लेकर के ऐसे मुंगेली, कवर्धा, फिर नीचे आप लोग का राजनांदगांव तक, यहाँ से लेकर के आपका पूरा यहाँ पे मैकल श्रेणी आपका विस्तृत है। तो यहाँ पे जो है मैकल क्षेत्र में पहले प्राचीन काल में कौन सा राजवंश का यहाँ पे शासन था ये पूछा गया है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो आपका जो आंसर है वो है आप लोगों का पांडु वंश। कभी कभी आपके एग्जाम में यहाँ पे मैकल के सोमवंश भी दिया रहता है, ठीक है, या फिर केवल और केवल सोमवंश देगा, वहां पे आपका पांडु वंश नहीं देगा, और बाकी ये 3 ऑप्शन सेम रहेंगे। तो वहां पे आपको जो है सोमवंश को आंसर लेना है, क्योंकि पांडु वंश का ही एक शाखा था कहाँ? यहाँ पे मैकल क्षेत्र में, जिसे क्या बोला जाता था? मैकल के सोमवंश। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है, यदि पांडु वंश ना देके यहाँ पे सोमवंश देता तो उसका आंसर हम लोग लेते सोमवंश। तो इसको आप लोग जो है याद करते चलिएगा। चलिए वीडियो को अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे? कौशल, दंडकारण्य, दक्षिण कौशल, महाकौशल। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कौशल। ठीक है, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को कि रामायण काल में जो है कौन से भगवान हुए? तो राम भगवान। राम भगवान के 2 पुत्र थे, एक हुए लव और एक हुए कुश। ठीक है, तो देखिए जब भी इनका जो है साम्राज्य का क्या किया जाता है? विभाजन किया जाता है, इन दोनों में बांटा जाता है। तो जो लव है उनको मिलता है उत्तरी कौशल, ठीक है, उत्तरी कौशल, और जो है कुश है उनको मिलता है दक्षिण कौशल। तो आपका पूछा जाएगा कि रामायण काल में राम भगवान के पश्चात दक्षिण कौशल पे किसका अधिकार हुआ? तो कुश का। और इनका जो राजधानी था वो क्या हुआ? तो कुश का जो आपका क्षेत्र था उसका राजधानी था आपका कुश स्थली, कुश स्थली। तो ऐसा भी पूछा जाएगा कि रामायण काल में दक्षिण कौशल जो रहता है उसका राजधानी कौन सा हुआ? तो कुश स्थली। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और उत्तरी कौशल जो था उसका राजधानी था आपका श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है आपका छठवां नंबर, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, राजऋषि तुल्य कुल, सरबपुरी, पांडु, नल। तो इसका सही उत्तर आपका होगा राजऋषि तुल्य कुल वंश। ठीक है, और इसका जो आदि पुरुष, मतलब कि जो इसके पहले शासक हुए वो कौन थे? तो सूरा। इसको आपको नाम को याद रखना है, इसके पहले शासक का नाम था सूरा। और इस वंश के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है? तो इस वंश के जो अंतिम शासक थे जिनके बारे में हमको पता चलता है, भीमसेन द्वितीय, इनके जो है ताम्रपत्र, आरंग ताम्रपत्र से इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, राजऋषि तुल्य कुलवंश के बारे में। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का सातवां नंबर, छत्तीसगढ़ में पाषाणकालीन साक्ष्य लंबी, सबसे लंबी गुफा स्थित है? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, अर्जुनी, टेरम, बोतलदा, करीभदर।
तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, बोतलदा। और बोतलदा आपका कहाँ है, तो ये रायगढ़ जिले में पड़ता है। तो रायगढ़ जिले के बोतलदा को जो है छत्तीसगढ़ का जो पाषाणकालीन है, ठीक है, पाषाणकालीन जितने भी गुफा प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे लंबी गुफा कौन सी है, तो बोतलदा, ठीक है, जो कि रायगढ़ जिले में आता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 8वां नंबर, निम्नलिखित में से प्राचीन काल में किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन किया था, शासन नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, यहाँ पे शासन नहीं किया था बोला है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, सरबपुरी, पांडु, नल, मौखरी। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, मौखरी। तो मौखरी वंश जो था उसने यहाँ पे शासन नहीं किया है, बाकी जो जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है उन्होंने जो है कभी ना कभी यहाँ पे शासन किया है छत्तीसगढ़ में। अगला है आप लोगों का क्वेश्चन, महाशिवगुप्त बालार्जुन के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है आप लोगों का बोड़ा, ठाकुरदिया, तेरासिंगा, आरंग। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, बोड़ा। तो बोड़ा से जो है आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। और महाशिवगुप्त बालार्जुन कौन से वंश से संबंधित हैं, तो ये जो है पांडु वंश से संबंधित हैं। इसको आपको याद रखना है, पांडु वंश। और इनके जो है शासनकाल को भी आपको याद रखना है, कौन सा कब से कब तक है, तो 595 से लेकर के 655 ईस्वी। और इन्हीं के शासनकाल के बीच में आपका पड़ रहा है 639 ईस्वी। तो 639 ईस्वी में कौन आया था छत्तीसगढ़ में, तो इन्हीं के शासनकाल में आया था वेनसांग। ठीक है, वेनसांग आया था कब, इन्हीं के शासनकाल में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेनसांग छत्तीसगढ़ किस शासक के शासनकाल में आया था, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में आया था। कौन से वंश के शासनकाल में आया था, तो जो है पांडु वंश के शासनकाल में आया था। कब आया था, तो 639 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर, बहमनी ताम्रपत्र किससे संबंधित है, जयबल, वत्सराज, भरतबल, नागबल। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, भरतबल। ठीक है, भरतबल से संबंधित है आपका बहमनी ताम्रपत्र। और ये कौन से वंश से संबंधित है, कौन से वंश का राजा है, तो ये जो है आपका पांडु वंश का राजा हुआ। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 11वां नंबर, तो छत्तीसगढ़, प्राचीन छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था, तिवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षगुप्त। जैसा कि अभी आपने देखा कि महाशिवगुप्त जो बालार्जुन है उनका शासनकाल था आपका कब से कब तक, तो 595 से लेकर के 655 तक। तो देखिए ये जो है, ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन वो किसके पुत्र थे, तो वो थे आपके हर्षगुप्त के पुत्र। इनकी माता का नाम था राजकुमारी वाष्टा देवी। इन्हीं ने जो है सिरपुर में आपका क्या बनवाया था, तो लक्ष्मण मंदिर को बनवाया है। ठीक है, सिरपुर का जो आपका लक्ष्मण मंदिर है उसको किसने बनवाया, तो उसको जो है इन्हीं ने बनवाया था। इन्होंने कार्य चालू किया था आपके वाष्टा देवी ने, और जो है उसको पूरा किसने करवाया, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन ने कराया था। ठीक है, और ये पांडु वंश से संबंधित हैं जितने भी हैं आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। और महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, इसको याद करना है आपको, छत्तीसगढ़ का स्वर्णिम काल कहा जाता है, स्वर्णकाल। ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को, महाशिवगुप्त बालार्जुन के। अगला देखेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय में वेनसांग सिरपुर आया था। ऑप्शन है महाशिवगुप्त, महाशिवगुप्त तिवरदेव, महाशिव तिवरदेव, हर्षगुप्त, चंद्रगुप्त। तो अभी हमने देखा इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाशिवगुप्त। मैंने बताया था महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में आपका 639 ईस्वी में कौन आया था, वेनसांग आया था। तो महाशिवगुप्त वही है, उसी का नाम जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन भी कहा जाता है। ठीक है, महाशिवगुप्त भी बोलेगा तो आप लोगों को समझना है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन को कहा जा रहा है। तो इन्हीं के शासनकाल में 639 ईस्वी में कौन आया था आपका, वेनसांग आया था। कहाँ आया था, तो सिरपुर आया था। ठीक है, और कहाँ गया था, तो ये जो वेनसांग है ये छत्तीसगढ़ आया तो सिरपुर घूमा, और आपका जो है एक और जगह गया कहाँ, मल्हार। तो इन दोनों जगह का इसने क्या किया था, भ्रमण किया था। तो इसको आपको याद रखना है, इन दोनों जगह का नाम। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 13वां नंबर, मेनका द्वार का या फिर दरवाजा कहाँ है। तो मेनका द्वार कहाँ है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़। तो मेनका द्वार आपका जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ को क्या बोला जाता है, चित्तौड़गढ़ जो है लाफागढ़ आप लोग जान रहे होंगे, लाफागढ़ ये कहाँ है आपका, कोरबा में। तो लाफागढ़ को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ बोला जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे बोला जाता है, लाफागढ़ को बोला जाता है। और इसी चित्तौड़गढ़ या फिर लाफागढ़ में आप लोग बोल सकते हैं कि आपका जो है क्या है, एक किला है और उसी में 3 दरवाजे हैं। एक है उसमें से मेनका द्वार, एक है सिंह द्वार और एक है हुंकारा द्वार। ठीक है, तो 3 द्वार है, मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुंकारा द्वार। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे 14वां नंबर क्वेश्चन,
किस सोमवंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर जो है, जब विगत वर्ष में ये पूछा गया तो इसका आंसर लिया था आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी इसका क्वेश्चन ये आएगा, सेम रिपीट होगा इसी ऑप्शन के साथ में, तो आपका आंसर क्या लेना है आपको? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महाभवगुप्त को। ठीक है, महाभवगुप्त इसका आंसर होगा। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है बहुत बार पूछा गया और इसका आंसर लेता है ऑप्शन नंबर बी, महाभवगुप्त। अगला देखेंगे 15वां नंबर क्वेश्चन। प्राचीन काल में इस राज्य में पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कौशलाधिपति उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन देख पा रहे हैं, तीवरदेव, नन्नराज द्वितीय, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, तीवरदेव। ठीक है, तो तीवरदेव ने जो है कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौशला मंडलाधिपति, ठीक है, कौशल मंडलाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? मंडलाधिपति की। तो इसको किसने धारण किया था? तो तीवरदेव के पुत्र नन्नराज द्वितीय ने जो है कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। और तीवरदेव ने जो है कौन सा उपाधि धारण किया था? तो कौशलाधिपति का। और ये जो है पांडु वंश से संबंधित शासक हैं, ये याद रखना है आपको। अगला देखेंगे, और इसी का जो है यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि जो तीवरदेव है, इसी के शासनकाल को क्या बोला जाता है? तो छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल कहा जाता है, उत्कर्ष काल। ठीक है, उत्कर्ष काल बोला जाता है। तो ये सब आपको याद करके चलना है। अगला देखेंगे 16वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है, ये पहला कथन हुआ। दूसरा आपका दिया है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तीसरा दिया है इसमें, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इसका सही कौन कौन सा है? यहाँ पे कूट जो दिया गया है उसमें, तो 1 और 2 ये दोनों सही हैं। तीसरा नंबर इसका गलत दिया गया है। जो समुद्रगुप्त है उसके प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो है इसने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा, यहाँ पे याद रखना है आपको, कौशल के राजा महेंद्र को हराया था। और महाकांतार के राजा किसको? महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को इसने पराजित किया था। ठीक है, महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को भी इसने पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। और ये जो है व्याघ्रराज या फिर महाकांतार जो है, ये किस राजधानी मतलब किस वंश से संबंधित है? तो ये जो है आप लोगों का नल वंश से संबंधित है। ठीक है, नल वंश से संबंधित है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर कौन सा होगा? 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 और 2 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला है आपका यहाँ पे, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपका जो है यहाँ पे बोला गया है वैदिक काल, और वैदिक काल जब भी बोलेगा तो आपको क्या लेना है? ऋग्वैदिक। ठीक है, वैदिक किसको बोला जाता है? तो ऋग्वैदिक काल को बोला जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में आपका जो है छत्तीसगढ़ का उल्लेख ही नहीं किया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे 18वां नंबर क्वेश्चन। इस क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्नमात्र किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सरबपुरी वंश। तो आपका जो प्रसन्नमात्र है, ये जो है आपका सरबपुरी वंश से संबंधित है। इसने एक नगर बसाया था आपका प्रसन्नपुर। ठीक है, प्रसन्नपुर, जो वर्तमान में आपका कौन से नाम से जाना जाता है जी? तो मल्हार नाम से। जो आप लोग मल्हार जानते हैं बिलासपुर का, वो पहले क्या कहलाता था? तो प्रसन्नपुर। उसको किसने स्थापित किया था? तो आपका प्रसन्नमात्र ने। कौन से वंश का शासक था ये? तो सरबपुरी वंश का शासक था। और कौन से नदी के किनारे में? तो निडिला नदी के किनारे में इसने क्या किया था? इसका स्थापना किया था। ठीक है, इस शहर को स्थापित किया था, जो कि आजकल वर्तमान में क्या कहला जाता है? तो लीलागर नदी कहलाता है। तो इतना सब आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 19वां नंबर। इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों के एक मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नल वंश, सरबपुरी वंश, पांडुवंश, सोमवंश। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, पांडुवंश। अभी हमने देखा ऊपर में जब क्वेश्चन आया था कि जो वाष्टा देवी है उसने सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर को निर्माण करवाया। सिरपुर में कौन सा मंदिर? लक्ष्मण मंदिर। और वो जो है किससे बना था? तो याद रखना, ईंटों से बना था। ठीक है, ईंटों से बना था। और लक्ष्मण मंदिर बनवाया था किसने? तो वाष्टा देवी ने। ये काम स्टार्ट किए थे। ठीक है, इसके बाद जो है जो महाशिवगुप्त बालार्जुन रहते हैं, इनके पुत्र, उन्होंने जो है इस मंदिर के निर्माण कार्य को पूर्ण कराया। तो ऑप्शन इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। अब कथन यहाँ पे 3 दिया गया है, इसमें से आपको सही चुनना है। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। दूसरा दिया है, सरगुजा क्षेत्र की सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तीसरा है, अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है।
तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? तो इसमें आप लोग देखेंगे कि आपका जो पहला और दूसरा है ये बिल्कुल सही कथन है, तीसरा आपका यहाँ पे गलत है। तो इसका आंसर आपका होगा पहला और दूसरा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि जो है आपका उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था बिल्कुल, और जो है सरगुजा का जो सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफा है वहां पे आपका ब्राह्मी लिपि और क्या ब्राह्मी लिपि में आपका यहाँ पे क्या मिला है? अभिलेख मिला है। कौन से काल से संबंधित? मौर्य काल से संबंधित। और अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 21वां नंबर यहाँ पे, चीनी इतिहासकार वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? अभी हमने देखा कहाँ का यात्रा किया था उसने, तो मल्हार का यात्रा किया। कब किया? तो 639 ईस्वी में जब वो छत्तीसगढ़ आया था तब। ठीक है, कौन से वंश में? तो पांडु वंश का जब शासनकाल चल रहा था तब। तो मल्हार का इसने किया और एक किया था सिरपुर का। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नलिखित में से किस शहर को वेनसांग ने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यात्रा की? तो ये फिर से आ गया क्वेश्चन आपका, तो ईसा पूर्व नहीं है ये आपका जो है शताब्दी ही होगा केवल। ठीक है, तो 7वीं शताब्दी में यात्रा की। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिरपुर। तो सिरपुर में ही आपका जो है, मैंने अभी आपको बताया था, सिरपुर और मल्हार इन दोनों को ही आपका क्या किया था, इसने यात्रा किया था। किसने? वेनसांग ने। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 23वां नंबर, निम्न में से कौन सी जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ का राजवंश और शासक सुमेलित है? तो यहाँ पे आपको देखना है, पहला दिया है सरबपुरी वंश से था आपका भवदत्त वर्मन, दूसरा बोल रहा है पांडु वंश से था महाशिवगुप्त बालार्जुन, तीसरा सोम वंश से जगदेव भूषण था बोल रहा है, चौथा बोल रहा है नल वंश से प्रसन्न मात्रा था। तो इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी, पांडु वंश से थे आपके महाशिवगुप्त बालार्जुन। बार बार अभी हम लोग ऊपर में देखते आ रहे हैं, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 24वां नंबर, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नाम से संदर्भित किया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसको जो है, इसके जो समुद्रगुप्त का जो आपका दरबारी कवि था, कौन? हरिसेन। तो इसने जो है, हरिसेन ने क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। और इसने जो है क्या बोला है, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल, सॉरी महाकौशल के नाम से इसने क्या किया है, यहाँ पे इसको उल्लेख किया है। तो महाकौशल बोला गया है किसमें? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरबपुरीय राजवंश का राजधर्म निम्न में से क्या था? ऑप्शन दिया है शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव धर्म। ठीक है, तो आपके जो सरबपुरी वंश थे, जो राजा थे सरबपुरी वंश के, उन्होंने कौन से धर्म को अपनाया था? तो वैष्णव धर्म को अपनाया था। अगला देखेंगे, यदि कहीं पे कोई भी गलती लगेगा आप लोग को तो कमेंट करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपने गलत बताया करके। ठीक है, उसको हम लोग सुधार लेंगे। अगला है आपका, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो अभी हमने देखा था इसको कि आपका जो है दक्षिण अभियान जब इसने किया था तो कोसल राज्य के किस राजा को पराजित किया था? तो हमने अभी देखा कि महेंद्र को पराजित किया था। ठीक है, महेंद्र को। और एक बताया था मैंने आपको, महाकांतार के किस राजा को पराजित किया? तो इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस राजा को पराजित किया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, सरबपुरीय राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? कौन सा वंश है ये? तो सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश में जो है ऑप्शन नंबर डी, प्रसन्न मात्र ने क्या किया था? आपका स्वर्ण सिक्का को प्रचलित किया था। इसी का ही आपका जो है क्या मिला है? आपका सरबपुरी वंश से संबंधित स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है अभी तक। ठीक है, प्रसन्न मात्र का। अगला देखेंगे 27वां नंबर, सरबपुरीय ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। ताम्रपत्र जारी करने का तिथि, ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, ताम्रपत्र के लेखक एवं उत्कीर्णन का नाम, ताम्रपत्र पर चित्र। तो नहीं होता था पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी ऐसा नहीं आएगा तो आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे पहले, उसके बाद आप लोग देखेंगे आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो है ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होता था, बाकी जो ताम्रपत्र को जारी करता था उसका तिथि रहता था, वहां पे जो जहां से इसको जारी किया गया उसका स्थान रहता था, किसने किया उसका जो है नाम यहाँ पे उत्कीर्ण रहता था। ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या होगा, किसका उल्लेख नहीं था? तो ताम्रपत्र पर चित्र का जो है नहीं रहता था वहां पे उल्लेख। अगला देखेंगे 29वां नंबर, तो सरबपुरीय अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? तो अभी ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा है यहाँ पे बोल रहा है अमरार्य कुल। ठीक है, तो सरबपुरीय या फिर अमरार्य कुल दोनों एक ही को बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है तो कि किस वंश को जो है आपका अमरार्य कुल वंश बोला जाता है? तो सरबपुरीय वंश को अमरार्य कुल वंश बोला जाता है। और किस धर्म को मानते थे ये लोग? तो अभी हमने देखा था कि वैष्णव धर्म को ये लोग क्या करते हैं? पालन करते हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति विरुद्ध धारण करते थे? ऑप्शन है सोमवंश, सरबपुरी, राजऋषि तुल्यकुल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, सरबपुरी, सॉरी
इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जी? तो ए, सोमवंश। ठीक है, तो आपका जो है कहाँ का सोमवंश हो गया ये? तो ये हो जाएगा आपका ओडिशा का सोमवंश। ठीक है, ओडिशा का सोमवंश। तो ओडिशा का जो सोमवंश रहता था आपका, वो क्या करता था यहाँ पे? त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण करता था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, जो ये सोमवंश है ये क्या करता था? ये जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करता था। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरीय शासकों ने बनवाया, पहला कथन है। दूसरा बोल रहा है यहाँ पे, उत्तर वैदिक काल के बस्तर दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता था। तो उत्तर वैदिक काल के नहीं होगा, ये काल में होगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में बस्तर दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता था। तीसरा यहाँ पे होगा, भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणिनाग वंश से संबंधित है। तो इसका सही कौन सा होगा आपको बताना है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये जो सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है उसको सरबपुरी शासकों ने नहीं बनवाया था, ये गलत हो जाएगा। इसको जो है पांडुवंशी शासकों ने बनवाया था, वाष्टा देवी ने। ठीक है, दूसरा आपका सही है, उत्तर वैदिक काल में आपका जो है किसको, बस्तर को क्या बोला जाता था? तो दक्षिण दिक बोला जाता था। भोरमदेव मंदिर जो है ये, इसमें जो शिलालेख है वो कौन से वंश से संबंधित है? तो फणिनाग वंश से संबंधित है। तो 2 और 3 इसमें सही है, पहला गलत है। तो 2 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजिम अभिलेख। और ये किस वंश से संबंधित है? तो ये जो है आप लोगों का नल वंश से संबंधित अभिलेख है। कौन से राजा ने इसको बनवाया था, मतलब किसने जो है अभिलेख लिखवाया था? तो इसको जो है आपके विलास तुंग ने लिखवाया था। ठीक है, तो विलास तुंग, इसका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 32वां के बाद 33वां नंबर, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरीबेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं? ऑप्शन दिया है यहाँ पे, नल वंश, राजऋषि तुल्यकुल, सरबपुरी वंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नल वंश। तो आपका जो रिद्धिपुर ताम्रपत्र और आपका केसरी बेड़ा जो ताम्रपत्र है, इसको जो है किस वंश से संबंधित है? ये दक्षिण कौशल के, तो ये जो है आपके नल वंश से संबंधित है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित में से किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? तो अभी हमने जब ऊपर में क्वेश्चन आया था कि जो है आपका राजऋषि तुल्यकुल वंश के जो शासक हैं, मतलब कि जो आपके इसके पहले शासक हैं वो कौन है? तो सुरा। तो हमने देखा था सुरा, उन्हीं को क्या बोला जाता है? सुर भी बोला जाता है कभी कभी। ठीक है, सुरा और सुर, कभी कहीं के पे दे देगा सुर आपका, कहीं पे उसी को सुरा भी बोल देगा। तो सुर, तो वहां पे मैंने बताया था पहले शासक थे सुर, उसके बाद अंतिम शासक थे भीमसेन द्वितीय। तो इनके बीच में और कौन कौन आए? तो इनको आपको याद रखना है। सुरा के बाद में आए थे कौन? दैत वर्मा। ठीक है, फिर उसके बाद में आए थे विभीषण। विभीषण के बाद में फिर से आते हैं सुरा, फिर दैत, फिर विभीषण, फिर से आता है कौन? दैत द्वितीय। ठीक है, इसके बाद आता है भीम। ठीक है, भीम आएगा, भीम, फिर उसके बाद आएगा दैत द्वितीय, फिर उसके बाद अंत में आता है आपका भीम द्वितीय। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो है आपका जो ताम्रपत्र आरंग से जारी किया जाता है भीमसेन द्वितीय के द्वारा, उसमें इन सभी राजाओं का क्या रहता है? उल्लेख रहता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे यहाँ पे, कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? तो राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, डोंगरगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डोंगरगढ़। तो कामावती जो नगरी है वो वर्तमान में डोंगरगढ़ के नाम से जानी जाती है। अगला देखेंगे, भारतीय मूर्तिकला में वरुण का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, जोगीमारा की गुफा। तो जोगीमारा की गुफा को क्या बोला जाता है? वरुण का मंदिर भी बोला जाता है। और जोगीमारा गुफा को किसने खोजा था? तो ये क्वेश्चन जब भी पूछाएगा कि किसने इसका खोज किया था, तो कर्नल आउंसले ने इसको खोज किया था। ठीक है, कर्नल आउंसले, आउंसले ने इसको क्या किया था? खोज किया था। इसको आपको याद रखना है। ये कहाँ है? तो ये जो है आपके रामगढ़ की पहाड़ी पे है। रामगढ़ कहाँ है? तो ये जो है आपका सरगुजा जिले में है। ठीक है, तो इसको आपको याद करके चलना है। अगला देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राजाओं को जीता। ठीक है, राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या क्या दिया गया है आपका? कौशल, कुराट, महाकांतार, पिष्टपुर। तो इसका सही उत्तर कौन कौन सा है यहाँ पे? तो हमने देखा था कि कौशल के राजा महेंद्र को हराया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में। और किसको हराया था? तो महाकांतार के राजा
कौन थे जी महाकांतार के राजा, कमेंट करके बताएंगे। ऊपर मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो 1 और 3 इन दोनों को जो है इसने क्या किया था, इन दोनों राज्यों को जीता था। तो 1 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राजवंशों के ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ में शासन किया है, तो इनका कालक्रम को आपको जमाना है, पहले कौन आया उसके बाद कौन आया करके, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले जो है राजऋषि तुल्य कुलवंश आए, फिर उसके बाद में कौन आए थे यहाँ, तो सरबपुरी। इनके बाद में कौन आए यहाँ पे, नलवंशी। नलवंशी के बाद में अंतिम में आए छिंदक नागवंश, ठीक है। तो इसमें आपका कैसा घूम रहा है, ऐसा करके ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन क्या क्या दिया है, पहला दिया है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तो महेंद्र को पराजित किया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न राज ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की। मैंने अभी इसको बताया आपको कि प्रसन्न राज ने क्या किया था, प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की। वर्तमान में ये मल्हार के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपका सही होगा। तीसरा दिया है पांडु वंशीय राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। तो ये भी बिल्कुल सही है, इन्होंने जो है अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था। तो 1 2 3 तीनों सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे 40वां नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, प्रयाग प्रशस्ति, गया अभिलेख, किरारी काष्ठ अभिलेख, नालंदा अभिलेख। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था, तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि रहता है हरिसेन, उसने क्या लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था, ठीक है। और इसी में उल्लेखित है कि आपका जो कौशल का राजा रहता है महेंद्र, उसको किसने पराजित किया था आपका, तो समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्र, मूर्तिकला, काष्ठकला, संगीतकार। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, शैल चित्र के लिए जो है ये बिल्कुल प्रसिद्ध है आपका जो सिंघनपुर का गुफा है वो, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का जो सबसे प्राचीन कौन सा है जी गुफा पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सिंघनपुर। और सबसे जो है प्राचीन शैल चित्र किस गुफे से प्राप्त हुए हैं, तो वो भी आपका आंसर होगा क्या, सिंघनपुर। अगला देखेंगे 42वां नंबर, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। देखिए क्या क्या दिया है, 4 यहाँ पे दिया है जगह का नाम। अब इसको आपको जमाना है पाषाण काल के कालक्रम के अनुसार में, ठीक है। तो आज हम लोग पूरा जो है प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें मध्यकालीन देखेंगे, फिर आधुनिक को देखेंगे। तो ऐसे हम लोग जो है पूरा इतिहास को इसका देखेंगे। तो इसमें पाषाण काल का है, तो पाषाण काल जो है सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर उत्तर, फिर नव पाषाण काल। तो इसी क्रम में आपको जो है जगह को भी जमाना है, कौन सा जगह कौन से पाषाण काल से संबंधित है, ऐसा करके। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो आपका सिंघनपुर का गुफा मैंने बताया सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन मतलब पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले आएगा 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर सबसे पहले आया। उसके पश्चात आपका कौन सा आएगा, पूरा पाषाण काल का आपका हो गया सिंघनपुर गुफा। फिर चौथा नंबर आएगा आपका मध्य पाषाण काल, कबरा पहाड़ जो है रायगढ़ जिला का वो मध्य पाषाण काल का है। फिर उसके बाद धनपुर जो है आपका गोरिला पिंड मरवाही में है, ठीक है। ये उस समय पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका जीपीएम हो जाएगा, जिला आपका क्या हो जाएगा वर्तमान में जीपीएम। धनपुर जो है जीपीएम में है। ये जो है आपका कौन से संबंधित है, तो उत्तर पाषाण काल से संबंधित स्थल है। फिर अर्जुनी आपका कहाँ है, दुर्ग जिले में है। तो ये जो है आपका कौन से मतलब युग से संबंधित है, तो नव पाषाण युग से संबंधित है। तो ये 3 4 1 2 मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं। तो ऑप्शन देख पा रहे हैं, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर से जो है कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो है जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि तांबे के सिक्के, तो तांबे के सिक्के अलग जगह से प्राप्त हुए हैं और सोने के सिक्के अलग जगह से। तो इसको आपको याद कैसे करना है, तो तांबे में देखिए आप लोग बार है, तो बा में आपको याद रखना है कोरबा, ठीक है, कोरबा। और आपका एक आएगा क्या, बिलासपुर। तो देखिए कोरबा और बिलासपुर दोनों में आपका ब बार है, कोरबा में बार है, बिलासपुर में बार है। तो कोरबा और बिलासपुर से आपके तांबे के सिक्के मिले हैं। और सोने के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो खरसिया, ठीक है, तेलीकोटा खरसिया से मिला है। तो तेलीकोटा खरसिया से आपका क्या मिला है, सोने का सिक्का मिला है। और इसको किसने खोजा है बोला जाएगा, अध्ययन किसने किया है, तो सीके शाह ने, सीके शाह, ठीक है, सीके शाह का नाम आपको याद रखना है। सीके शाह ने जो है कुषाण कालीन जो सिक्के मिले हैं उसका क्या किया है, अध्ययन किया है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, महाशिवगुप्त समकालीन था। ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे,
हर्षगुप्त का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, गौतमीपुत्र सातकर्णी का। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, हर्षगुप्त का। तो आपका जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है पांडुवंश का, वो हर्षगुप्त का समकालीन था और पुलकेशिन का भी समकालीन था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो थे उनका जो है ये क्या था, समकालीन था। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षगुप्त इन दोनों का समकालीन था आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका, तीवर देव अनुयायी था वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, शाक्त धर्म का, जैन धर्म का। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो तीवर देव जो है आपके वैष्णव धर्म से संबंधित है। देखिए तीवर देव जो है ये कौन से वंश से संबंधित हैं, तो ये है वंश, इनका पूछा हूं मैं तो पांडुवंश। अब पांडुवंश के हैं ये, ठीक है, पांडुवंश के हैं, तो तीवर देव जो है पांडुवंश से हैं। इनका जो है 3 ताम्रपत्र मिला है, राजिम, बालोद और आपका बोड़ा। ठीक है, तो इसमें जो आपका राजिम का ताम्रपत्र है, इसमें पता चलता है कि इन्होंने जो है वैष्णव का क्या किया था, इन्होंने उपाधि धारण किया था वैष्णव का। ठीक है, वैष्णव का उपाधि धारण किया। अब वैष्णव का उपाधि धारण किया तो वैष्णव मतलब कि आपके वैष्णव धर्म को ये अनुयायी थे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भांडक शिलालेख का संबंध है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, भवदेव, उदयन, बालार्जुन, इंद्रबल। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, भवदेव रणकेसरी। अब देखिए ये कौन से वंश से संबंधित हैं, तो ये भी आपके पांडु वंश से संबंधित हैं। ठीक है, पांडु वंश से संबंधित हैं। देखिए सबसे पहले होता क्या आपका कि पांडु वंश के जो संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक कौन है, इंद्रबल। इंद्रबल के पुत्र हुए नन्नराज प्रथम, और ये नन्नराज प्रथम 4 पुत्र थे। ठीक है, पहला हुआ नन्नराज प्रथम, दूसरा हुआ इनका कौन, तो इनका दूसरा पुत्र था ईशान देव, तीसरा था आपका सूरबल, चौथा था आपका भवदेव रणकेसरी। तो ये भवदेव जो रणकेसरी हैं, इन्हीं का जो है क्या है, शिलालेख है आपका भांडक शिलालेख। तो इसको आपको याद रखना है। इंद्रबल जो है इसका वास्तविक संस्थापक था पांडु वंश का, और इसी जो नन्नराज प्रथम है इसी का पुत्र हुआ आपका तीवर देव। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 47 नंबर, सरबपुरीय शासकों की राजधानी थी, क्या थी आपकी उसकी राजधानी, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीपुर। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, सरबपुरी, सरबपुरी मतलब सरबपुर, सरबपुर से आपको याद रखना है सिरपुर। ठीक है, तो सिरपुर से इनका जो है क्या था, राजधानी था। और ये क्यों नाम पड़ा था सरबपुरी, क्योंकि इनका जो अधिकांश ताम्रपत्र था वो सरबपुर से जारी किया जाता था, इसलिए इनका नाम पड़ गया सरबपुरीय शासक। अगला देखेंगे, अलग क्वेश्चन है आप लोगों का 48वां नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता था छत्तीसगढ़, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोसल। तो दक्षिण कोसल के अंतर्गत में आपका आता था कौन सा, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, और चेदी वंश के चेदी आपका जो महाकौशल रहता, ठीक है, महाजनपद, चेदी महाजनपद के अंदर में आता था आपका क्या, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे यदि मान के चलिए पूछा जाता कि छत्तीसगढ़ जो है कौन से महाजनपद के अंदर में आता है, तो आपका वो क्या रहता, तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था पहले। ठीक है, 16 महाजनपद हुए थे महाजनपद काल में, तो उस समय जो है 16 महाजनपदों में जो चेदी महाजनपद था उसी के अंतर्गत आता था आपका कौन सा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, जो कि दक्षिण कोसल का भी हिस्सा था। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैल्याश्रय कहाँ हैं, सिंघनपुर रायगढ़ में, रायगढ़ पहाड़ी सरगुजा, रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा, चंद्रखुरी रायपुर, कुटुमसर बस्तर। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंघनपुर रायगढ़ में जो है प्रागैतिहासिक काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैल्याश्रय मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में अंतर क्या है। तो प्राग ऐतिहासिक मतलब ऐसा काल जिसमें आपका जो है कोई भी आपका लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे केवल क्या मिलता है, आपके जो खुदाई से जो भी आपका साक्ष्य मिलता है, पुरातत्ववेद लोग जो खोदते रहते हैं वहां से जो मिलता है वही साक्ष्य बस मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। ऐतिहासिक काल में क्या होता है, आपका लिखित साक्ष्य मिलता है और उसको पढ़ा भी जाता है। ठीक है, इसको पढ़ा भी जाता है, जैसा कि आपका जो है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये आपका क्या है, ऐतिहासिक काल है। और इसके बीच में आता है एक आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब आपका जो हड़प्पा काल जो चलता है उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जो कि इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिखित साक्ष्य तो मिलता है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता, मिलता है ये लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हड़प्पा कालीन वाला। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंघनपुर रायगढ़ में जो है आपका प्रागैतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल सभी के जो है यहाँ पे शैल्याश्रय मिले हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, सिरपुर के पांडु के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था। तो अभी हम लोग देखते आ रहे हैं कि सिरपुर का जो
क्या है जी आपका महासमुगुप्त बालार्जुन, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको कि इसका आंसर होगा आपका शैव धर्म। ये थे शैव धर्म के, लेकिन इन्होंने जो है अनेक क्या बनवाए थे, आपके बौद्ध विहार भी बनवाए थे। जैसा कि ऊपर में क्वेश्चन आया था कि इन्होंने जो है बहुत सारे बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था, तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। बौद्ध विहार का निर्माण करवाए थे, लेकिन ये थे कौन से धर्म के अनुयायी? तो क्वेश्चन है आपका चित्रांगदपुर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, पलारी, सूर्यनारायण, राजिम, सिरपुर। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, सिरपुर। यहाँ पे आप लोग का जो है एक कहानी आपको बताने जा रहा हूं मैं, उसको आप लोग याद रखेंगे, वहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं चित्रांगदपुर, तो इसका कहानी क्या था? आप लोग जान रहे हैं महाभारत काल में एक योद्धा हुए कौन? अर्जुन। अब अर्जुन जो थे, इनकी पत्नी का नाम था क्या जी? तो इनकी पत्नी का नाम था चित्रांगना, ठीक है, चित्रांगना। और ये जो चित्रांगना थी, ये कहां से बिलोंग करती थी? तो ये थी आपकी चित्रांगदपुर से, ठीक है। तो चित्रांगदपुर में जो राजा हुआ वो कौन था? तो इनका जो पुत्र हुआ, ठीक है, अर्जुन और चित्रांगना का जो पुत्र हुआ, जिसका नाम था क्या? बब्रुवाहन, ठीक है, बब्रुवाहन। तो ये जो बब्रुवाहन है, ये यहाँ का राजा हुआ, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि चित्रांगदपुर का राजा कौन था, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका राजा कौन था? तो बब्रुवाहन। और ये बब्रुवाहन था कौन? तो ये था आप लोगों का अर्जुन का पुत्र, ठीक है, अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र था। तो इसको आपको याद रखना है। और इसी चित्रांगदा के नाम पर ही ये क्या पड़ा था? आपका चित्रांगदपुर पड़ा था। और इसी को बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, अभी आधुनिक समय में, वर्तमान में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? तो इसी को सिरपुर बोला जाता है, जो कि आपके महासमुंद जिले में स्थित है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, नल, पांडु, सरबपुरी, सोमवंश। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, नल वंश। देखिए ये होगा आपका नल वंश, ठीक है। अब इसके बारे में आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि जो ये राजीव लोचन मंदिर है, ये राजीव लोचन मंदिर को बनवाया था किसने? तो विलासतुंग ने। कब बनवाया था? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 700 से लेकर के 740 ईस्वी के बीच में इन्होंने बनवाया था। तो या तो ऐसा पूछा जाएगा कि ये सन दे दिया जाए आपको, अन्यथा यहाँ पे और एक ऐसा अलग तरीके से पूछेगा कि 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो किस शताब्दी में बनाया गया था ये? तो 8वीं शताब्दी में। इसको आपको याद रखना है। और यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है? तो ये था आप लोगों का नल वंश से संबंधित राजीव लोचन मंदिर। और यहाँ पे एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, राजिम अभिलेख, ठीक है, राजिम अभिलेख। और इस राजिम अभिलेख में जो है आपका छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है उसके बारे में बहुत ज्यादा स्रोत यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। मतलब कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो है प्रमुख स्रोत कौन सा है आपका? तो छत्तीसगढ़ का जो ये आपका राजिम अभिलेख है वो है। और इसमें आपका किस कौन कौन से राजा का नाम भी उल्लिखित है, ये भी आपका पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका मंदिर है राजीव लोचन मंदिर, इसको बनवाया किसने? तो विलासतुंग। तो विलासतुंग का तो नाम इसमें रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे जो है जिसने बनवाया उसका तो नाम रहना ही है, ठीक है, राजिम अभिलेख में। तो विलासतुंग का नाम है। फिर इसके पिता का नाम, इसके पिता का नाम क्या था आपका? तो इसके पिता का नाम था आपका विरूपाक्ष, ठीक है। तो विरूपाक्ष का नाम मिलता है यहाँ पे। फिर इसके दादा का नाम, विलासतुंग के दादा का नाम किसका? इसका नाम क्या था? तो पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज का भी यहाँ पे क्या मिलता है? आपका नाम मिलता है। तो देखिए यहां से किसका किसका नाम मिला आपका? जो राजीव लोचन मंदिर का राजिम अभिलेख है उसमें विरूपाक्ष का मिला, पृथ्वीराज का मिला, और आपका किसका मिला? विलासतुंग का। तो यहां पे हम लोग इतना क्वेश्चन देख लिए एक ही क्वेश्चन से, ठीक है। ये किस सदी में बना है आपका? तो 8वीं शताब्दी में बना है। और कब इसका सन आप लोग देखेंगे 700 से लेकर के 740 ईस्वी। किसका किसका उल्लेख है यहाँ पे? तो इन तीनों का उल्लेख है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 53वां नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है, क्या क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग देखिएगा इसको। आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता का साक्ष्य छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है। दूसरा है आप लोग का ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी जानकारी का वर्णन नहीं है। तीसरा है उत्तर वैदिक काल में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा सही है। तो ये आपका जो बिल्कुल है, ये पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल की जो सभ्यता का जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। आद्य ऐतिहासिक काल मैंने आपको कल बताया था, कल के वीडियो में, किसे बोला जाता है? तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है आपका, इसी को क्या बोला जाता है? आपका आद्य ऐतिहासिक काल बोला जाता है। तो इसका कोई भी साक्ष्य यहां से नहीं मिला है। दूसरा आप लोग देखेंगे ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। तो बिल्कुल यहां से जो है छत्तीसगढ़ से मतलब छत्तीसगढ़ का आपका ऋग्वेद में कोई भी यहां पे उल्लेख नहीं किया गया। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला दूसरा सही हो गया। तीसरा देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो आपका ये जो विंध्याचल पर्वत है इसके बारे में कहां से पता चलता है? तो उत्तर वैदिक काल में आपका जो है कौशितकी उपनिषद, ठीक है, कौशितकी उपनिषद। इसको पूछा जाता है कि कौन से उपनिषद में जो है विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। तो कौशितकी उपनिषद में आपका विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं। तो 1 2 3 इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 54वां नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है यहाँ पे? राजऋषि तुल्य वंश के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए।
ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है, संस्थापक था इसका सुरा। दूसरा आप लोग देख पा रहे हैं अन्य नाम इसको क्या बोला जाता है, अम्रार्य कुल। तीसरा बोला है इसका जो उपाधि यहाँ के लोग लेते थे क्या था, राज्य योगी। चौथा बोल रहा है यहाँ का प्रमाण जो है कहाँ से मिलता है, राजिम ताम्रपत्र जो कि भीमसेन द्वितीय का है। और पांचवा नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राजमुद्रा यहाँ पे जो मिलता था उसमें सिंह का अंकन हुआ करता था। तो इसमें कौन कौन सा आपका सही है वो आपको बताना है। तो देखिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, राजऋषि तुल्य कुलवंश के बारे में, ठीक है। तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ का, प्राचीन छत्तीसगढ़ का सबसे पहला क्या हुआ ये आपका वंश रहा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। अब उसके बाद इसका जो संस्थापक था वो था आपका सुरा। इसके बारे में हमको पता कहाँ से चलता है, तो भीमसेन द्वितीय का जो है आरंग ताम्रपत्र से पता चलता है। आरंग ताम्रपत्र से इसके जो है आदि पुरुष के बारे में पता चलता है, जो कि है कौन, आपका सुरा, ठीक है। अब ये लोग जो है आरंग को अपना राजधानी बनाए और इनके जो है मुद्रा पे क्या रहता था, सिंह का अंकन रहता था। और ये लोग उपाधि धारण करते थे राजयोगी का। और यहां से और क्या पता चलता है, जो आरंग ताम्रपत्र है यहां से पता चलता है कि यहां जो राजा हुए कौन कौन हुए, तो सबसे पहला हुआ आपका सुरा, ठीक है, सुरा पहला हुआ। उसके बाद आपका आया कौन, सुरा। फिर उसके बाद आया दैत। फिर उसके बाद आया कौन, विभीषण। फिर उसके बाद आया दैत द्वितीय। फिर उसके बाद आया कौन, भीम द्वितीय, ठीक है, सुरादैत विभीषण। फिर उसके बाद विभीषण के बाद यहाँ पे बीच में और एक आया था भीम, ठीक है। भीम के बाद में आता है दैत, दैत के बाद में आता है फिर से भीम द्वितीय। तो पहला वाला दैत था प्रथम, ये वाला होगा आपका द्वितीय। तो इतने यहाँ पे जो राजा हैं इनके बारे में यहाँ से पता चलता है आरंग ताम्रपत्र से। और ये किसके द्वारा जारी किया गया था, तो भीमसेन द्वितीय के द्वारा। और कौन से नदी से पूछा जाता है, तो स्वर्ण नदी से पूछा, स्वर्ण नदी, ठीक है, स्वर्ण नदी से जो है ये जारी किया गया था। तो इसको भी आप लोगों को याद करना है। तो इसमें कौन कौन सा सही हुआ आपका, इसका संस्थापक था सुरा। इसका जो है उपाधि ये लोग कौन सा धारण करते थे, राजयोगी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे राजमुद्रा यहाँ पे जो है सिंह का अंकन रहता था। और यहाँ पे दिया गया राजिम पत्र, इसलिए गलत हो गया। यदि आरंग ताम्रपत्र दिया रहता तो ये बिल्कुल सही रहता। तो 1, 3, 5 सही है, 2 और 4 गलत है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 55वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यदि आप लोग को लिए स्पीड थोड़ा अधिक हो जा रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, सेट कर लेंगे थोड़ा स्पीड को कम करके। और यदि आप लोग को स्लो लग रहा है तो स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। सबका अलग अलग यहाँ पे क्या रहता है, कैपेसिटी रहता है। आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने वाला शासक था। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, महाशिवगुप्त बालार्जुन, नन्न प्रथम, महाभवगुप्त जन्मेजय और महाशिवगुप्त तिवरदेव। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, महाभवगुप्त जन्मेजय। कल के क्वेश्चन में हमने देखा था केवल उसमें भवगुप्त दिया था, ठीक है, महाभवगुप्त दिया था, ये जन्मेजय नहीं दिया गया था उसमें। तो ये जो है उसी को बोला जा रहा है, महाभवगुप्त जो जन्मेजय है उसी को क्या बोला जाता है, महाभवगुप्त भी बोला जाता है। और ये किस वंश से संबंधित है, तो ये जो है ओडिशा के सोम वंश से संबंधित है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपके लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे यदि जन्मेजय दिया रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे महाभवगुप्त और महाभवगुप्त जन्मेजय दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे 56वां नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पूरा पाषाणकालीन तथा उत्तर पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, कबरा पहाड़, महानदी घाटी, सिंघनपुर, महानदी घाटी एवं सिंघनपुर दोनों। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी घाटी एवं सिंघनपुर दोनों। देखिए आपका जो है पूरा पाषाणकालीन और उत्तर पाषाणकालीन, ठीक है। तो आपका जो पाषाण काल है इसको जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो पहला तो आपका आता है पूरा पाषाण काल, इसके पश्चात आता है मध्य पाषाण काल, फिर आता है उत्तर पाषाण काल, फिर आता है नवपाषाण काल। इन 4 भागों में बांटा गया है। तो ये आपका जो पूरा पाषाण काल है इसके बारे में जो है साक्ष्य कहां कहां से मिलता है, तो सिंघनपुर और आपका महानदी घाटी। मध्य पाषाण काल के बारे में आपका जो है कबरा पहाड़ी से मिलता है। और उत्तर पाषाण कालीन से जो है आपका यहाँ पे साक्ष्य है वो कहां से मिलता है, तो महानदी घाटी और सिंघनपुर, इन दोनों जगह से। तो उसी को क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरा पाषाणकालीन और उत्तर पाषाणकालीन साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो महानदी और सिंघनपुर दोनों से, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 57वां नंबर, किस स्थान पर जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं। अब बंदरगाह कहां पे होने का साक्ष्य मिला है, तो अभी अभी हाल ही में जो है एक अध्ययन किया गया, तो उसमें जो है पता चला है कि आपका जो पैरी नदी क्षेत्र है कहां, तो गरियाबंद जिले में। तो गरियाबंद जिले का जो आपका पैरी नदी क्षेत्र है यहाँ पे क्या पता चला है कि प्राकृतिक बंदरगाह होने का यहाँ पे साक्ष्य मिला है, ठीक है। रॉक कट बंदरगाह बोला जाता है उसको, जो है यहाँ पे होने का साक्ष्य मिला है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 58वां नंबर क्वेश्चन, सातवाहन वंश के उपरांत छत्तीसगढ़ पर किस वंश ने शासन किया। ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, सोमवंश, फणिनाग वंश, मेघवंश, नल वंश। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, मेघवंश। तो ये क्वेश्चन जो है सभी पूछे गए हैं और उसमें जो है विगत वर्ष में जो आंसर लिया गया है मैं वही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कहीं पे आपको गलती लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका मेघवंश। मेघवंश जो है ये आता है आपका सातवाहन वंश के
बाद में। छत्तीसगढ़ में कौन करता है यहाँ पे शासन सातवाहन वंश के पश्चात? तो आपका ये करता है, ठीक है, मेघवंश। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन, सातवाहन नरेशों का काष्ठ स्तंभ लेख जांजगीर चांपा जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे शिवरी नारायण, किरारी, मल्हार, सिपत। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किरारी। देखिए यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे याद रखना है कि जो ये किरारी है, किरारी काष्ठ स्तंभ, ये कौन से जिले में है? तो जांजगीर चांपा जिले में, ठीक है, जांजगीर चांपा जिले में है। और इससे क्या पता चलता है? तो सातवाहन कालीन जो भी आपके अधिकारी थे, तो उन अधिकारियों को क्या क्या बोला जाता था वो आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। उनका पदों का नाम जो था वो अलग रहता था उस समय, तो उसके बारे में यहाँ पे पता चलता है। तो कुछ महत्वपूर्ण है उनको मैं आपको बता रहा हूँ। जो धावक रहता था, धावक, ये धावक क्या है? तो दौड़ने वाला को धावक नहीं बोलते थे उस समय। धावक किसे बोला जाता था? तो डाकिया को बोला जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है लेख हारिक रहता था, लेख हारिक, इनको आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो लेख हारिक किसे बोला जाता था? तो पत्रवाहक को। धावक अलग है, लेख हारिक अलग है। इसको कौन बोलते, किसको बोलते थे? धावक, तो डाकिया को। लेख हारिक किसको बोलते थे? पत्रवाहक को, ठीक है। और मंदिर का जो अधिकारी रहता था उसको क्या बोलते थे? तो पाद मूलिक बोलते थे, ठीक है, पाद मूलिक। ये क्या रहता था? तो ये मंदिर का अधिकारी रहता था, पाद मूलिक। तो याद रखना है, पाद मूलिक किसे बोला जाता था? तो मंदिर का जो अधिकारी रहता था उसे बोला जाता था। और एक यहाँ पे याद रखना है, महानासिक, ठीक है, महानासिक। तो महानासिक जो रहता था ये कौन रहता था? तो ये भोजनालय जो विभाग रहता था उसका क्या रहता था? ये प्रमुख रहता था। भोजनालय विभाग का अधिकारी को क्या बोला जाता था? महानासिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिक यहाँ से आप लोग याद रखना है, नासिक मतलब नाक, नाक से सूंघ करके वो क्या बताएगा? भोजन कैसा है वो। तो भोजन विभाग का जो अधिकारी रहता था उसे क्या बोलते थे? महानासिक। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा कहाँ की है? तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिरपुर, ठीक है। सिरपुर का जो आप लोग का क्या है? प्रतिमा है, धातु प्रतिमा तारा, उसी को क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा बोला जाता है, ठीक है। जो कि कहाँ है आप लोगों का? सिरपुर महासमुंद में। और ये किस वंश से संबंधित है? तो ये जो है पांडु वंश से संबंधित है। पांडु वंश में मतलब पांडु वंश काल का है ये, ठीक है। ये आपका जो धातु प्रतिमा है ये। और यहाँ पे जो है ये किस धर्म से संबंधित है बोला जाएगा? तो ये जो है आप लोगों का बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये जो आपका धातु प्रतिमा मिला है तारा का सिरपुर से, वो जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और पांडु वंश काल से संबंधित है। इस समय कौन शासक था? तो इस समय जो है जब ये आप लोग का ये तारा, धातु प्रतिमा जो तारा है ये जब बनाया गया तो इस समय शासक कौन था? तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, ठीक है। तो महाशिवगुप्त जो बाला अर्जुन थे उनके शासनकाल का है ये, इसको भी याद रखना है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मौर्यकालीन विष्णु जी की चतुर्भुजी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, रतनपुर, सिरपुर, मल्हार, खरौद। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मल्हार। तो मल्हार से आपका जो है मौर्यकालीन विष्णु जी की चतुर्भुजी प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सरबपुरी राजवंश के किस शासक द्वारा गरुड़, शंख तथा चक्र अंकित किए हुए स्वर्ण सिक्के चलाए गए? ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रसन्न मात्र। तो आप लोग जान रहे हैं कि आपका जो है सरबपुरी शासक हुआ कौन? प्रसन्न मात्र। इसी ने क्या किया था? मैंने कल बताया था आपको कि निडिला नदी के तट पर क्या बसाया था इसने? प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया, वो जो बाद में क्या कहलाता है अभी वर्तमान में? मल्हार नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। मल्हार नाम से जो आपका नगर है वो पहले क्या किस नाम से जाना जाता था? तो प्रसन्नपुर। किसने बसाया इसको? तो प्रसन्न मात्र ने। तो इसी का जो सिक्का है उसी में आपका जो है सिक्का में क्या क्या रहता था? तो इसके सिक्का में रहता था गरुड़ का, फिर उसके बाद शंख जो आपका रहता था वो, और एक रहता था आप लोग का विष्णु जी का जो चक्र रहता था वो। तो यहां से हम लोग पता लगा सकते हैं इसके जो है आपका सिक्के से, जो यहाँ पे अंकन है गरुड़, शंख और चक्र, तो कि ये जो है आपका ये कौन से धर्म को मानता था? तो ये जो है वैष्णव धर्म को मानता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि जो आपका प्रसन्न मात्र है ये कौन सा धर्म का अनुयायी था? तो ये जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसका साक्ष्य हम लोग को जो है यहाँ से प्राप्त होता है उसके सिक्के से, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किरारी के बारे में क्या सही है? तो ऑप्शन देख पा रहे हैं, काष्ठ स्तंभ पाया गया है यहाँ से, जांजगीर चांपा में स्थित है, वर्दत श्री का अभिलेख मिला है। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि आपका जो किरारी स्तंभ है, ठीक है, किरारी काष्ठ स्तंभ, ये आपका जो है कहाँ है? ये काष्ठ स्तंभ है, ये तो पहला सही हो गया। दूसरा आप लोग का जांजगीर चांपा जिला में अभी देखे थे हम लोग, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे वर्दत श्री का अभिलेख नहीं है। यहाँ पे जो है क्या होता है, ये जो है ये आपका काष्ठ स्तंभ, इसमें जो है अधिकारियों का जो नाम है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, उनके पदों का नाम के बारे में, ठीक है। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा आपका, पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया? ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग, रत्नदेव प्रथम, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, रत्नदेव द्वितीय। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य। तो जो आपका विक्रमादित्य रहता है कौन से वंश का है ये? तो ये जो है आपका बाण वंश का शासक हुआ, ठीक है, बाण वंश। और ये जो है कौन से
क्षेत्र में अपना शासन किया, तो कोरबा का जो आपका पाली क्षेत्र है वहां पे इसने शासन किया और इसका राजधानी क्या था, तो पाली ही था। ठीक है, जो कोरबा का पाली क्षेत्र है वो इसका राजधानी था और यहीं पे इसने क्या किया था आपका, तो शिव मंदिर का निर्माण कराया था। कौन था वो, तो विक्रमादित्य। ठीक है, और ये जो पाली का कौन सा बाण वंश था, इसका जो है संस्थापक कौन था, ये भी पूछा जाता है। तो इसके संस्थापक का नाम आप लोग याद रखेंगे, महामंडलेश्वर मल्लदेव। ठीक है, महामंडलेश्वर मल्लदेव इसका नाम था। ठीक है, महामंडलेश्वर मल्लदेव जो है इसके संस्थापक का नाम था। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ है। तो ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया है, तो इसको आप लोग जो है आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा, तो इसलिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नवपाषाण काल के औजार दुर्ग जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ये जब क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर कौन सा लिया गया था, तो आंसर इसका लिया गया था ऑप्शन नंबर ए, अर्जुनी। अर्जुनी से जो है आपका क्या मिला है जी आपका, तो नवपाषाण कालीन जो है औजार का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। ठीक है, लेकिन अब जो है इसको दुर्ग जिला ना लेकर के इसको बालोद जिला लिया जाएगा, क्योंकि ये जो है अब लोग का अब बालोद जिला में आता है, तो इसका आंसर आप लोग का अर्जुनी होगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित हैं। ऑप्शन है आपका मेघवंश, राजऋषि तुल्य वंश, पर्वतद्वारक वंश, सोमवंश। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतद्वारक वंश। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पर्वतद्वारक वंश जो है किस क्षेत्र में अपना राज करता था, तो ये जो देवभोग क्षेत्र है, ठीक है, गरियाबंद का देवभोग क्षेत्र, वहां पे जो है आपका पर्वतद्वारक वंश था। इसका जो है जो शासक था उसका नाम क्या था, तुष्टिकर। ठीक है, तो ये जो तुष्टिकर है ये कौन से वंश से संबंधित है, तो पर्वतद्वारक। इसका और एक शासन हुआ, उसका नाम था क्या, सोमन्नराज। ठीक है, सोमन्नराज जो है एक और शासक हुआ इसके पहले का, तो तुष्टिकर जो है दूसरे नंबर का रहता है, सोमन्नराज पहले नंबर का। ठीक है ना जी, तो ये सोमन्नराज और तुष्टिकर दोनों जो है पर्वतद्वारक वंश से संबंधित हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार दक्षिण कोसल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, सम्राट बिंदुसार ने, सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने, महाशिवगुप्त, बालार्जुन ने, सम्राट अशोक ने। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सम्राट अशोक ने जो है यहाँ पे क्या कराया था जी, तो आपका जो है बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। तो लेकिन इसका जो है साक्ष्य तो अभी नहीं मिला है। बोला जाता है कि यहाँ पे जो आपका चीनी यात्री जो वेनसांग है, इसका जो आपका क्या है यात्रा वृत्तांत है, उसी में इसके बारे में बताया गया है। इसका साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है, तो इसका आंसर क्या लेगा जब भी क्वेश्चन पूछेगा, तो सम्राट अशोक। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किसकी स्थापना है। हनुमान जी का, राम सीता जी का, शिवलिंग का, और आपका यहाँ पे दिया है शेष साई विष्णु जी का। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवलिंग। तो ये जो शिवलिंग है मतलब भगवान शिव का यहाँ पे क्या है आपका ये मंदिर है। ठीक है, खरौद का जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, नाम इसमें लक्ष्मणेश्वर आ रहा है, लेकिन जो है ये मंदिर कौन सा है आपका, तो शिवलिंग मंदिर। यहाँ पे जो है दो तरह के यहाँ पे आपके तथ्य ज्ञात होते हैं। सबसे पहला तो आप लोगों का कि ये जो मंदिर है इसको किसने बनाया, तो कहीं कहीं पे दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आगे आएगा भी, कि ये जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है इसको लक्ष्मण जी ने स्थापित किया था करके। ठीक है, लक्ष्मण जी ने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी, ऐसा बोला जाता है। और यहाँ पे जो है और एक तथ्य बनता है कि आपका जो है यहाँ जो मंदिर है खरौद का जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, इसको किसने बनवाया, तो इसको जो है आपका पांडु वंश के किसने, पांडु वंश के ईशान देव ने बनवाया। ठीक है, ईशान देव कौन था, तो इंद्रबल का बेटा था। मैंने कल आपको बताया था इनके बारे में, पूरा इनका वंशावली बताया था, तो उसी में जो ये ईशान देव रहता है, ईशान देव, इसने क्या किया था, तो खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर को बनवाया था। इसी को लाखा चाउर मंदिर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक साल में 1 लाख चावल चढ़ाने का आपका परंपरा है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पिछले वर्ष आया है, तो इसको जो है जनरली आंसर क्या ले लेते हैं, तो हम लोग तो सिंघनपुर ले लेते हैं, लेकिन ये जो है इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, तो ये होगा आपका कैलाश गुफा। ठीक है, तो कैलाश गुफा इसका आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये कहाँ है आपका कैलाश गुफा, तो ये जसपुर वाला कैलाश गुफा नहीं है। ठीक है, जसपुर कह रहा हूँ जी, ये आपका मतलब सरगुजा वाला कैलाश गुफा नहीं है। ये कहाँ का कैलाश गुफा है, तो ये है आप लोगों का बस्तर क्षेत्र का कैलाश गुफा। तो बस्तर का जो आपका कैलाश गुफा है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पाषाणकालीन शैल चित्र हैं जो प्रसिद्ध हैं वो कहाँ के हैं, तो कैलाश गुफा के। और सबसे ज्यादा प्राचीन आपका जो है शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे आपका मिला है। ठीक है, सिंघनपुर से। तो दोनों में अंतर है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 71वां नंबर क्वेश्चन, पांडु वंश या सोम वंश के समय छत्तीसगढ़ का नाम क्या था। तो जब ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर क्या लिया गया था इसका, तो
तो इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर सी, प्राक कौशल। प्राक कौशल को जो है ये आंसर लिए थे जब पांडु वंश और सोम वंश चल रहा था छत्तीसगढ़ में, उनका शासन चल रहा था, तो छत्तीसगढ़ को ये लोग किस नाम से बुलाते थे, तो ये लोग प्राक कौशल करके पुकारते थे। ठीक है, तो ये था आपका जो है आंसर जब ये विगत वर्ष में पूछा गया है। तो इसको आप लोग याद करके चलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है दक्षिण कौशल और प्राक कौशल में। तो प्राक कौशल इसका नाम था जब ये पांडु वंश और सोम वंश चल रहा था छत्तीसगढ़ में। अगला देखेंगे 72 नंबर, यहाँ पे इंद्रबल ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था। ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, रतन देव, नन्नराज प्रथम, पृथ्वीदेव, जाजल्यदेव। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नन्नराज प्रथम। हमने कल के वीडियो में देखा इसको कि इंद्र जो बल रहता है, इंद्रबल, इसने क्या किया था, इसे वास्तविक संस्थापक बोला जाता है पांडु वंश का छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो आपका है इंद्रबल, इसके कितने पुत्र हुए, तो 4 पुत्र हुए। कौन कौन, तो नन्नराज प्रथम हुआ एक, ठीक है, नन्नराज प्रथम। दूसरा हुआ आपका ईशान देव, तीसरा था आप लोगों का सूरबल, और चौथा आप लोगों का था भवदेव रणकेसरी। तो भांडेल देव आपका जो है, भांडेल क्या था जी, कल क्वेश्चन आया था कल के वीडियो में कि भांडेल आपका अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है, तो ये जो था आपका भवदेव रणकेसरी से था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग का पूछा गया है कि उत्तराधिकारी कौन है, तो उसका उत्तराधिकारी था नन्नराज प्रथम। ठीक है, नन्नराज प्रथम इसका उत्तराधिकारी हुआ। और इसी इंद्रबल ने क्या किया था, आपका जो खरौद शहर है, खरौद, उसको इसने बसाया था। उस समय उसका नाम क्या था, जो खरौद था उसका नाम, तो इंद्रपुर नाम से उसको जाना जाता था। बाद में वो क्या कहलाया, तो खरौद कहलाया। और उसी खरौद में जो है इसके पुत्र ईशान देव ने क्या किया था आपका, तो जो आपका लाखाचाउर मंदिर है, जिसे हमने अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में, क्या बोला जाता है कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर बोला जाता है। ठीक है, तो खरौद का जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है उसको किसने बनवाया था, तो इस ईशान देव ने बनवाया था। तो वहां पे जो आपका क्या मिला है, अभिलेख मिला है खरौद का जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है वहां पे, उसमें किसका किसका नाम आता है, तो उसमें जो है आपका ईशान देव का नाम आता है और उसमें आपका इंद्रबल का नाम आता है। तो इतना आपको यहाँ पे याद करना है। ठीक है, और खरौद का जो प्राचीन नाम है वो क्या है आप लोगों का, तो इंद्रपुर है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पांडु वंश के किस शासक ने कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की। तो कौशल मंडलाधिपति की उपाधि मैंने इसको पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो इसको बताया था, ये क्वेश्चन नहीं था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, नन्नदेव द्वितीय। ठीक है, ये कौन था, तो ये जो है महाशिव तिवर देव का क्या था, ये पुत्र था। ठीक है, नन्नदेव द्वितीय। और ये जो महाशिव तिवर देव है ये कौन था, तो ये जो था आपका नन्नराज जो प्रथम अभी देखे हम लोग, ठीक है, ऊपर में इससे पहले क्वेश्चन में, उसका पुत्र था ये। ठीक है, महाशिव तिवर देव, और महाशिव तिवर देव का पुत्र था आपका नन्नदेव द्वितीय। तो इसी ने जो है कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगला देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन, गुप्त वंश की वास्तविक राजधानी कहां थी। तो इसका सही उत्तर आप लोग का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहां है, तो आपका जो है बिहार में है। ठीक है, तो यहां पे जो है आप लोग का गुप्त वंश की वास्तविक राजधानी थी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, गुप्त काल के समय छत्तीसगढ़ पर किस राजा ने शासन किया। तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। हम लोग जान रहे हैं कि समुद्रगुप्त जब दक्षिणापथ अभियान में आया था तो उसने जो है किसको, कौशल के राजा किसको हराया था जी। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था इसके बारे में कि कौशल का जो राजा रहता है महेंद्र, ठीक है, महेंद्र, इसको हराया था। ठीक है, महेंद्र को। और जो है महाकांतार के राजा किसे हराया था, महाकांतार, व्याघ्रराज। ठीक है, व्याघ्रराज को, महाकांतार का जो राजा था उसको पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। तो इसको हमने आपको बताया था। तो ये समुद्रगुप्त जो रहता है ये क्या करता है, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ पर इसने शासन किया था। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल के सिक्के कहां से मिले हैं। तो चलिए यहां से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं गुप्त काल के बारे में छत्तीसगढ़ में। यहां से आपका छत्तीसगढ़ में जितना भी क्वेश्चन बनेगा गुप्त काल से संबंधित वो बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आप लोग का जो गुप्त काल है, तो गुप्त काल का जो है यहाँ पे किस किस शासक का यहाँ पे सिक्का मिलता है, तो उसको आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो समुद्रगुप्त आया, तो उसके बारे में मिलेगा ही, समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में। दूसरा आप लोग देखेंगे तो यहां पे आएगा किसका, रामगुप्त के बारे में। ठीक है, रामगुप्त। उसके बाद आएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है कुमारगुप्त। ठीक है, तो इतने लोगों का यहाँ पे सिक्का प्राप्त होता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि आपका जो है समुद्रगुप्त जो रहता है, समुद्रगुप्त, इसका एक सिक्का प्राप्त हुआ है। कहां से मिला है, तो बानाबरद दुर्ग से मिला है, बानाबरद दुर्ग। ठीक है, तो दुर्ग से मिला है एक सिक्का। और रामगुप्त का भी एक सिक्का मिला है, कहां से, तो बानाबरद दुर्ग से। इसको आपको याद रखना है, बानाबरद दुर्ग से। ठीक है, जगह का नाम भी याद रखना है। और इसी रामगुप्त को कहीं कहीं पे क्या दिया जाता है, तो कांच गुप्त भी बोला जाता है, कांच गुप्त। ठीक है, जो कांच आप लोग क्या करते हैं, गड़ जाते हैं, बोलते हैं ना, कट जाते हैं, वही कांच गुप्त भी बोला जाता है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है बानाबरद से 7 सिक्का मिला है। ठीक है, याद रखना है आपको, बानाबरद से चंद्रगुप्त द्वितीय का 7 सिक्का मिला है। तो यहां से आप लोगों का ये तीनों का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे
कि जो चंद्रगुप्त का है वो बानाबरत से तो मिला ही है, चंद्रगुप्त द्वितीय का बानाबरत से मिला ही है 3 सिक्का, और इसके बारे में और कहां से मिला है 3 सिक्का, तो 3 सिक्का इसके बारे में मतलब चंद्रगुप्त तृतीय से संबंधित और 3 सिक्का मिला है कहां से, तो आपका जो है बलौदा बाजार के पीतेबंद से मिला है। ठीक है, पीतेबंद, बलौदा बाजार के पीतेबंद से 3 सिक्का मिला है। 3 सिक्का आपका बानाबरत दुर्ग से, सॉरी 7 सिक्का बानाबरत दुर्ग से मिला है, 3 सिक्का आपका जो है पीतेबंद आपका बलौदा बाजार से, और आपका जो है खरसिया रायगढ़ से 1 सिक्का मिला है जो कि धनुर्धारी सिक्का है, स्वर्ण सिक्का। ठीक है, धनुर्धारी स्वर्ण सिक्का किस शासक से संबंधित है ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो वो जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो इतना इसके बारे में यहाँ पे हमको जानना है। और यहाँ पे और एक बार जान लेंगे यहाँ पे कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसी का जो है इसका और कुमारगुप्त द्वितीय, सॉरी कुमारगुप्त, इसी को महेंद्रादित्य भी बोला जाता है, कुमारगुप्त को। ठीक है, जैसा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोलते हैं, कुमारगुप्त को क्या बोला जाता है, महेंद्रादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का आपका जो सिक्का है और ये जो कुमारगुप्त, इन दोनों का जो है सम्मिलित रूप से कहाँ पे मिला है आपका, तो ये रायपुर के पितईवल्द में मिला है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, रायपुर के पितईवल्द और बलौदा बाजार के पीतेबंद। ठीक है, तो यहां से जो है 40 सिक्का मिला है इन दोनों का मिला करके, संयुक्त रूप से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त का 40 सिक्का प्राप्त हुआ है। तो ये हो गया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का, और कुमारगुप्त का भी यहाँ पे हम लोग देख लिए। ठीक है, और कुमारगुप्त के बारे में और एक जानना है कि आरंग जो है आपका रायपुर, यहां से इसके बारे में जो है मयूर सिक्का मिला है। ठीक है, तांबे का रत्न जड़ित मयूर सिक्का किसका है, तो वो है आप लोग का कुमारगुप्त से संबंधित। तो इतना आपको यहाँ पे याद करना है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन इसमें सिक्का से संबंधित आपका नहीं आएगा गुप्त काल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कहां कहां से मिल गया, तो रायपुर से मिला, हम लोग देख लिए, पितईवल्द से, रायगढ़ के खरसिया से मिला, दुर्ग के बानाबरत से। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे 76वां के बाद 77वां नंबर, तो धनुर्धारी सिक्का किस वंश का है, तो हमने अभी देखा कि ये गुप्त वंश के जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का है। ठीक है, कहां से मिला है, तो खरसिया रायगढ़ से। अगला देखेंगे इस वंश के समय में मल्हार एक समृद्ध नगर बना, तो ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, वाकाटक, कलचुरी, गुप्त, सोम। तो इसका सही उत्तर आपका होगा गुप्त, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो मल्हार जो है किसके समय में समृद्ध नगर बना, तो गुप्त के समय में। अगला देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, नल या नल नाग वंश का शासन छत्तीसगढ़ पर कब तक रहा, तो कब से कब तक रहा ये आपको बताना है। ठीक है, नल वंश का शासन, तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से लेकर के 12 शताब्दी तक यहाँ पे लोग शासक किए। ठीक है, तो ये जो नल वंश है जिसके शासक कौन थे, तो हम लोग अभी देखते आ रहे हैं, ऊपर में हम लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं पे आपका जो विलासतुंग के बारे में, ये यहाँ का फेमस है, उसके बारे में और आगे भी देखेंगे। ठीक है, नल वंश के बारे में, तो ये जो है बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए इसको हम लोग जानते हैं। तो ये जो है कब से कब तक चला, इसका जो वंश है वो, ये जो नल वंश है वो 3री से 12वीं शताब्दी तक चला छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है आप लोगों का 80वां नंबर क्वेश्चन, क्या दिया गया है, नल या नाग वंश की राजधानी कहां थी, तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, जब भी क्वेश्चन आता है ठीक है एग्जाम में, तो उसमें आपका जो है कोरापुट दिया रहता है, लेकिन पुष्करी नहीं दिया रहता। ठीक है, पुष्करी कहीं पे नहीं दिया गया, और इसका आंसर भी क्या लिया जाता है, तो कोरापुट को लिया जाता है। लेकिन बुक में आप लोग पढ़ेंगे तो इसका जो राजधानी है उसको क्या बताता है, आपका पुष्करी बताता है, और इसका जो शासन क्षेत्र है उसके अंतर्गत में आता है आपका कोरापुट, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में आपको कहीं भी एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो ऑप्शन आपको मान के चलिए पुष्करी दिया रहेगा, तो पुष्करी को आपको आंसर लगा करके आना है टिक करके। ठीक है, लेकिन पुष्करी नहीं दिया है, उस स्थिति में, उस कंडीशन में आपको जो है उस स्थिति में यहाँ पे कोरापुट दिया रहेगा, तो कोरापुट को आपको जो है वहां पे आंसर करके आना है। तो इसका आंसर क्या होगा, कोरापुट। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, नल वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, शिशुक था। ठीक है, तो शिशुक जो है ये नल वंश का संस्थापक कहलाता है, लेकिन यदि क्वेश्चन है कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो कौन हो जाएगा आपका, तो वराहराज हो जाएगा। ठीक है, वराहराज। और ऐसा क्यों बोला जाता है, तो इसके पीछे एक कहानी है, इसको आप लोग सुनेंगे गौर से थोड़ा। ठीक है, जब आप लोग का समुद्रगुप्त जो है दक्षिणापथ अभियान में आता है, तो उस समय वो किसको पराजित करता है, महाकांतार के, तो महाकांतार का जो है व्याघ्रराज को पराजित करता है, जो कि शिशुक के बाद अगला शासक कौन रहता है, व्याघ्रराज। तो व्याघ्रराज के समय में वो क्या करता है, यहाँ पे आक्रमण करता है और इसको पराजित करके पूरा तहस नहस कर देता है। तो जो आपका जो है ये संस्थापक जो रहता है, ठीक है, जो नल वंश का, वो क्या रहता है, शिशुक रहता है। उसने जस्ट स्थापना किया था नल वंश को, फिर व्याघ्रराज के समय में समुद्रगुप्त आया और इसको तहस नहस करके चला गया। फिर से जो है क्या आता है, इसके बाद एक शासक आया, कौन, वराहराज। तो ये वराहराज जो रहता है ये फिर से उसको क्या करता है, अपने अच्छे स्थिति में लाता है। ठीक है, किसको, तो नल वंश को। इसलिए जो है इसको वास्तविक संस्थापक
बोला जाता है, क्योंकि ये जो है फिर से उसका पुनरुद्धार करता है, किसका, तो नल वंश का, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नल वंश के किस राजा ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया? तो अभी हमने देखा था इसको पहला क्वेश्चन में कि इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, विलासतुंग ने। और इसमें किसका किसका वर्णन था हमने देखा था, तो इसमें जो है इनके पिता का और इनके दादाजी का वर्णन था। पिता का नाम था क्या, विरूपाक्ष, और दादा का नाम था क्या, पृथ्वीराज। तो इतना याद करना है। कब से कब के बीच में बना है ये, तो 700 से लेकर के 740 ईस्वी के बीच में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नल वंश के किस राजा ने सोने के सिक्के चलाए थे? तो ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, अर्थपति, नंदराज, विरूपाक्ष, पृथ्वीव्याघ्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अर्थपति। इसके पीछे मैं और एक आपको कहानी बता रहा हूं। देखिए क्या होता है, आपका जो नल वंश है इसके संबंध में जो है आपका 29, कितना, 29 नहीं 32, टोटल जो है 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किससे संबंधित, तो नल वंश से संबंधित। टोटल कितने, 32। और ये कौन से सिक्के हैं, तो आपके जो है गोल्ड के सिक्के हैं। ठीक है, अब गोल्ड के 32 सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इसमें जो है कितने लोगों का है ये 32 सिक्का, तो ये 3 लोगों का है। ठीक है, एक जो है सबसे ज्यादा 29 सिक्का किसका है, तो ये जो है आप लोगों का वराहराज का है, जो इसका वास्तविक संस्थापक है नल वंश का, उसका जो है 29 सिक्का प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है अभी देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद एक सिक्का आपका जो है भवदत्त वर्मन का प्राप्त हुआ है, और 2 सिक्का आपका अर्थपति भट्टाकर का। लेकिन यहां पे ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग, केवल और केवल अर्थपति का नाम दिया है, इसलिए इसका आंसर होगा अर्थपति भट्टाकर। लेकिन यदि यहीं पे दिया रहता, वराहराज दिया रहता, भवदत्त वर्मन दिया रहता और अर्थपति तीनों दिया रहता, तो तीनों का आंसर यहां पे हम लोग को लेना पड़ता। ठीक है, और ये कहां से मिला है आपका, जो ये 32 सिक्का है ये आपका मिला है एडेंगा से। ठीक है, एडेंगा। और ये एडेंगा कहां है, ये ग्राम एडेंगा ग्राम आपका जो है ये कोंडागांव जिले में स्थित है। तो कोंडागांव जिले के एडेंगा से आपका 32 स्वर्ण सिक्का मिला है। कौन से वंश से संबंधित, नल वंश से संबंधित। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वराहराज नामक नल शासक की मुद्रा कहां से मिली है? अभी हमने देखा कि वराहराज का जो है 29 सिक्का कहां से मिला है, एडेंगा से। एडेंगा कहां है, तो कोंडागांव जिले में। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन, राजिम के अभिलेख में नल वंश के किस राजा का वर्णन नहीं है? देखिए हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस किए थे पहले क्वेश्चन में कि जो है आपका जो राजिम अभिलेख है उसमें किसका किसका वर्णन मिला है, तो उसमें आपका वर्णन मिला है पृथ्वीराज का, विरूपाक्ष का और आपका जो है विलासतुंग का। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, वर्णन नहीं है बोला है तो स्तंभराज। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन, नल वंश में महामंडलेश्वर कितने गांव का प्रमुख हुआ करता था? ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख ग्रामों का जो है स्वामी को क्या बोला जाता था, महामंडलेश्वर बोला जाता था। और यहाँ पे कुछ और प्रमुख जो है अधिकारियों के नाम है उसको याद रखना है आपको। तो मांडलिक जो रहता था, मांडलिक, ठीक है, मांडलिक ये कौन रहता था, तो ये जो रहता था ये आप लोगों का मंडल का प्रमुख रहता था। ठीक है, मांडलिक किसको बोला जाता था, तो मंडल का प्रमुख को बोला जाता था। महामंडलेश्वर 1 लाख ग्रामों का स्वामी को। और उसके बाद प्रेगड़ा आता था। ठीक है, प्रेगड़ा, तो ये प्रेगड़ा जो रहता था ये मंत्रियों को बोला जाता था, प्रेगड़ा। ठीक है, प्रेगड़ा किसको बोला जाता था, मंत्रियों को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रशासनिक कार्य भी होगा, इनका राजपाट है तो प्रशासनिक कार्य। तो प्रशासनिक कार्य के लिए जो सलाहकार समिति रहता था, ठीक है, सलाहकार जो समिति रहता था किससे संबंधित, तो प्रशासन से संबंधित, उसको क्या बोला जाता था, तो उसको बोला जाता था, क्या बोला जाता था, आप लोग बताएंगे, प्र से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा भूल गया उसको, तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके क्या बोला जाता था। चलिए ये 3 आप लोग को यहाँ पे याद करके चलना है। अगला देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन, जैसे ही मेरे को याद आएगा मैं इसी वीडियो में आपको उसके बारे में बता दूंगा। 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का, सरबपुरीय राजवंश की स्थापना किसने की? तो सरबपुरीय राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, सरबराज। जो सरबराज ने कहां पे किया था, तो सरबपुर में किया था। और ये जो सरबपुर है इसी को क्या बोला जाता है, वर्तमान में सारंगगढ़ बोला जाता है। जो आपका अभी नया जिला बना है सारंगगढ़ बिलईगढ़, तो इसी सारंगगढ़ को पहले क्या बोला जाता था, तो प्राचीन छत्तीसगढ़ जब हम लोग पढ़ेंगे इतिहास तो इसी को क्या बोलते थे, सरबपुर बोलते थे। ठीक है, तो सरबराज ने स्थापित किया था सरबपुरीय वंश, कहां पे, सारंगगढ़ में। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, सरबपुरीय राजवंश की राजधानी कहां थी? तो देखिए यही आ गया, तो ये सरबपुर था इसका राजधानी, और सरबपुर को ही क्या बोलते हैं, तो ये आप लोगों का सारंगगढ़। ठीक है, और इसी को कभी कभी श्रीपुर भी बोला जाता है। तो लेकिन इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए, सारंगगढ़। यहाँ पे श्रीपुर नहीं दिया गया है। ठीक है, सिरपुर, दोनों उसका राजधानी हुआ, सिरपुर और सारंगगढ़ दोनों। ठीक है, लेकिन यहां पे जो है सारंगगढ़ लेंगे क्योंकि यहां पे सिरपुर नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला छत्तीसगढ़ के किस गुफा में है? तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ की गुफा। और ये कहां पे है, तो रामगढ़ की गुफा जो है ये सरगुजा जिले में है।
ठीक है, सरगुजा जिले में। और यहाँ पे आपका क्या है, तो विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है। ये जो है आप लोगों का 300 से लेकर के 200 ईसा पूर्व, 200 बीसी, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट, इस समय इस बीच में ये बना था। किसका था, तो ये भरत मुनि का जो है, ये क्या था, नाट्यशाला था भरत मुनि का। इसको याद रखना है, किसका है, तो भरत मुनि का। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम है, ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, प्राक कौशल और कौशल। तो दोनों नाम से इसको बोला जाता था छत्तीसगढ़ को, ठीक है, महाभारत काल में, प्राक कौशल और कौशल। और जो आपका बस्तर है उसको क्या बोला जाता था, तो बस्तर को बोला जाता था कांतार, ठीक है, कांतार बोला जाता था। और आपका जो क्या है, सरगुजा, अभी जो सरगुजा जिला है उसको क्या बोला जाता था, तो डांडौर बोला जाता था, ठीक है, महाभारत काल में डांडौर, सरगुजा को क्या बोला जाता था, डांडौर। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन, लौह कुश का जन्म स्थली वाल्मीकि आश्रम है और ये कहाँ है, तो वो आपको बताना है। तो ये जो है इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुरतुरिया आश्रम, ठीक है। तुरतुरिया आश्रम जो है वाल्मीकि आश्रम से नाम से जाना जाता है। और ये जो है कहाँ है, तो ये आपके बलौदाबाजार जिले में स्थित है, बलौदाबाजार जिले में। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन, तो लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखनेश्वर महादेव मंदिर, लखाचाउर मंदिर किस जिले में है। इसी के बारे में हमने डिस्कस किया था, कहीं कहीं पे इसको क्या बोला जाता है कि लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखनेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पे जो शिवलिंग है उसको किसने स्थापित किया था, तो लक्ष्मण जी ने, इसीलिए जो है लक्ष्मण द्वारा स्थापित बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, तो किस जिले में है, जांजगीर चांपा जिले में है। कहां है, तो ये जो है आप लोगों का खरौद में है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सीता बेंगरा गुफा है। अब कहां है सीता बेंगरा गुफा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। और ये कहां है, रामगढ़ की पहाड़ी, तो ये है आप लोगों का सरगुजा जिला में। अभी हमने देखा था कि जो सीता बेंगरा है वहां क्या है, आप लोगों का प्राचीनतम नाट्यशाला है, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में ही। तो सीता बेंगरा का गुफा भी कहां पे है आपका, रामगढ़ में ही है। और यहीं पे आप लोगों का क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी में जोगी मारा की गुफा भी है, ठीक है, जोगी मारा का गुफा। और ये जो जोगी मारा गुफा है और आपका सीता बेंगरा गुफा है, इसको किसने खोजा था, तो इसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और अध्ययन करता दोनों का नाम, खोजकर्ता और अध्ययनकर्ता दोनों का नाम आपको बताना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन, महाभारत काल का लाक्षागृह के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, खल्लारी। और खल्लारी कहाँ है आपका, तो महासमुंद जिले में स्थित है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और एक आप लोग का यहाँ से साक्ष्य मिलता है, कहाँ से, रतनपुर से, ठीक है। तो महाभारत कालीन जो साक्ष्य की जगह है वो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, रतनपुर है आप लोगों का, आरंग है आप लोगों का, सिरपुर हमने देखा था, चित्रांगतपुर, ठीक है, चित्रांगतपुर बोला जाता था, सिरपुर, फिर उसके बाद ये खल्लारी। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर क्वेश्चन, अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा कहाँ की राजकुमारी थी। तो अभी हमने देखा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, तो सिरपुर, ठीक है, चित्रांगतपुर जो था वहां की ये क्या थी, राजकुमारी थी। उसी को वर्तमान में हम लोग क्या बोलते हैं, सिरपुर बोलते हैं, जो कि आपके महासमुंद जिले में स्थित है। अगला देखेंगे 96 नंबर, पुरातत्विक डॉक्टर हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र किस महाजनपद का भाग था। तो देखिए किसके अनुसार, तो पुरातात्विक डॉक्टर हीरालाल के अनुसार, तो इनके अनुसार जो है छत्तीसगढ़ कौन से महाजनपद, तो चेदी महाजनपद का क्या था आपका यहाँ पे हिस्सा था, ठीक है, इसी का ये भाग था आप लोग का छत्तीसगढ़। तो इसको आपको याद रखना है। अगला देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल आए थे और 3 माह तक यहाँ के राजधानी में प्रवास किया था, मतलब रुके थे, ठीक है। ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, अवधान शतक। तो ये जो अवधान शतक है इसके अनुसार क्या हुआ था आपका, जो महात्मा बुद्ध थे वो कहाँ आए थे, तो दक्षिण कौशल आए हुए थे और सिरपुर में उन्होंने 3 माह तक क्या किया था, यहाँ पे निवास किया था, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अपना जो है निवास स्थल बनाया था सिरपुर को। तो इसको आपको याद रखना है। अगला देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन, मौर्यकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन सिक्कों का जगह आप लोग को याद रखना है, क्या क्या है, तो अकलतरा और ठठारी। ये कहाँ है, अकलतरा ठठारी जांजगीर चांपा में, और बालपुर है आप लोगों का कहाँ, रायगढ़ में। तो अकलतरा ठठारी बालपुर, ठीक है, बालपुर नहीं बारगांव है ये, अकलतरा ठठारी और बारगांव, अकलतरा ठठारी और बारगांव। बारगांव आप लोगों का कहाँ है, तो बारगांव है रायगढ़ में, अकलतरा और ठठारी है आप लोगों का कहाँ पे, तो जांजगीर चांपा में और बिलासपुर। यहाँ से जो है आप लोग का मौर्यकालीन सिक्का मिला है, कौन सा सिक्का, तो पंचमार्क सिक्का। फिर उसके बाद आहत सिक्का पूछा जाए तो आहत सिक्का आप लोगों का कहाँ से मिला है, तो तारापुर, आरंग और उडेला से मिला है, ठीक है, तारापुर, आरंग और उडेला।
गोनगेल सिक्का कहाँ से मिला है, तो आरंग और गुजरा। तो इतना आपको यहाँ पे जगह का नाम याद रखना है। इसमें से कोई सा भी आपको ऑप्शन में उठा के दे देगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है अकलतरा ठठारी, और यहाँ पे कूट में भी देता कि मान के चलिए आपका 5-6, और यहाँ पे दे देता जगह का नाम, और यहाँ पे पूछता कि जो है आपका मौर्यकालीन सिक्का कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, और कूट में आपको दे देता 1 2 3 1 4 5 ऐसे करके। तो उसमें आपको चूज करना था, तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अकलतरा ठठारी, बारगांव, बिलासपुर, फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे तारापुर, आरंग, उड़ेला, आरंग और गुजरा। मतलब कि इतना आपको जगह का नाम याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देवदत्त देवदासी सुतनुका का प्रेम प्रसंग का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जोगीमारा गुफा। यहाँ से आपका जो है इसके बारे में प्राप्त होता है लेख। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसी जोगीमारा लेख को ही यहाँ पे जो गुफा है जोगीमारा गुफा, इसको क्या बोलते हैं, वरुण का मंदिर बोला जाता है। और ये किसका प्रतीक है, तो ये जो है चित्रकला का प्रतीक है। इतना आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किसका वर्णन मिलता है। ऑप्शन देख पा रहे हैं, नदियों का, समुद्रों का, विंध्याचल और रेवा नदी। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, समुद्रों का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको तथ्य याद करना है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में जब भी पूछा जाएगा तो 3-4 यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि विंध्याचल पर्वत के बारे में कहाँ पे उल्लेख है। तो इसको हमने देखा था कि कौशिकी जो उपनिषद है उसमें किसके बारे में उल्लेख है, तो विंध्याचल पर्वत के बारे में। रेवा नदी के बारे में जो है उत्तर वैदिक कालिक जो क्या है आपका साहित्य है, ठीक है, साक्ष्य, वहां से आपका जो है रेवा नदी के बारे में पता चलता है। रेवा नदी किसे बोला गया है, तो नर्मदा नदी को रेवा नदी बोला गया है उत्तर वैदिक साहित्य में। ठीक है, परवर्ती साहित्य में। और इसमें जो है आपका जो शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल का जो शतपथ ब्राह्मण है, इसमें जो है किसके बारे में, समुद्रों के बारे में। कौन सा समुद्र, तो आप लोग का ये जो भारत है ऐसे करके, तो इधर आप लोग का अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, तो इन दोनों के बारे में यहाँ पे क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। तो क्वेश्चन आपका, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, 11वीं शताब्दी में आपका जो है क्या हुआ था, भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया गया था। यदि सन पूछे स्पेसिफिक, तो 1089 ईस्वी में आपका जो है ये निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, तो लक्ष्मण देव राय के द्वारा ये कराया गया था, लक्ष्मण देव राय के द्वारा। ठीक है, और किसके शासनकाल में कराया गया था, तो गोपाल देव के शासनकाल में। ठीक है, शासक ने इसको नहीं बनवाया था, उसका जो मित्र था लक्ष्मण देव उसने बनवाया था, और शासन कर रहा था उस समय कौन, गोपाल देव। इसको आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे है ये, तो ये कबीरधाम जिले में स्थित है आपका भोरमदेव मंदिर। इतना भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश निम्नलिखित में से कौन था। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे प्रतापी जो आपका कलचुरी नरेश था वो था आपका जाजल्यदेव प्रथम। अब आप लोग देखेंगे जाजल्यदेव प्रथम के बारे में जब देखेंगे आप लोग, तो इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसने सिक्का चलाया था, ठीक है, तांबे और सोने का। उसमें इसने श्रीमद जाजल्य और जो है आपका श्रीमद जाजल्य और कौन सा, गज शार्दुल, ये दोनों जो है उसमें अंकित कराया था। तो इसने उपाधि धारण किया था कौन कौन सा, श्रीमद जाजल्य और गज शार्दुल, और उसी के नाम पे अपना क्या किया था, ये सिक्का भी चलाया था। इसी ने जो है आपका जाजल्यपुर नामक नगर की स्थापना भी की थी, और वो जो है वर्तमान में आपका क्या कहलाता है, तो जांजगीर कहलाता है। ठीक है, जो आपका जांजगीर चांपा जिला है, जांजगीर, उसको जो है जाजल्यदेव प्रथम ने स्थापित किया था। ठीक है, चलिए तो इसको आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है इसमें, किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कलचुरियों के शासनकाल में जो है स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था। अब पंचकुल आया तो इसमें आपको 2-3 याद रखना है। तो सबसे पहले तो इसके जो सदस्य रहते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो महत्तर बोलते थे, महत्तर। और यदि हम लोग को पूछा जाए इसका जो हेड रहता था उसको क्या बोलते थे, तो महत्तम बोलते थे, महत्तम। तो इसको आपको याद रखना है इतना। और इस समय जो है आपका जो ग्राम रहता था, गाँव, उसको क्या बोला जाता था, तो जीएसटी का ग्राम बोला जाता था। ठीक है, जीएसटी का ग्राम, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया। तो ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग। इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खल्लारी। खल्लारी में आपका जो है देवपाल नामक मोची ने क्या कराया था, नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। और किसके शासनकाल में करवाया था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, किसके शासनकाल में करवाया था, तो ब्रह्मदेव राय, जो आपका रहता है रायपुर का जो कलचुरी शासक रहता है ब्रह्मदेव राय, इसके शासनकाल में जो है इसने क्या किया था, देवपाल नामक मोची ने खल्लारी में नारायण मंदिर की स्थापना करवाया था। ठीक है, और ये खल्लारी जो है कहाँ है, तो ये है आप लोगों का महासमुंद जिले में। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस कलचुरी वंशीय शासक ने
राजधानी को रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित किया था। अब देखिए कोसंगा यहाँ पे दिया है, ठीक है, कोसंगा, इसी को क्या बोला जाता है, कोसंगा को ही कोसगई भी बोला जाता है। बहुत लोग जान रहे होंगे इसको कोसगई के नाम से, ठीक है। तो कोसगई के नाम से जान रहे होंगे तो बताना चाहूँगा इसको मैं आपको कि आपका जो है पहले रतनपुर में क्या होता है, कलचुरी लोग अपना सत्ता वहाँ पे क्या करते हैं, जमाते हैं। फिर उसके पश्चात जो है प्रताप मल्ल जो रहता है, एक बार आपका अंतिम शासक हुआ, ठीक है, प्रताप मल्ल। इसके पश्चात आपका क्या होता है, 200 लगभग 200 से 300 साल आपका अंधकार युग चलता है। उसके पश्चात जो है एक शासक आता है जिसका नाम रहता है क्या, ब्रह्मदेव राय, ठीक है। तो बहारेंद्र शाह जी, सॉरी ब्रह्मदेव राय नहीं, बहारेंद्र शाह। तो बहारेंद्र शाह नामक एक शासक आता है, बहारेंद्र शाह। तो ये बहारेंद्र शाह जो रहता है ये क्या करता है, अपना राजधानी को रतनपुर से कहाँ ले जाता है, तो कोसगई ले जाता है। और इसी कोसगई को क्या बोला जाता है, तो कोसंगा भी बोला जाता है। तो छुरी कोसगई आप लोग जान रहे होंगे ये कहाँ है आपका, तो कोरबा जिले में स्थित है वर्तमान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, रतनपुर से कोसंगा किसने स्थानांतरित किया, तो बहारेंद्र शाह ने। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, काव्य एवं तर्कशास्त्र के विद्वान पंडित शशिधर को निम्नलिखित में से किस वंश ने शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, कौन से वंश के शासकों ने किया था संरक्षण, तो ऑप्शन नंबर ए कलचुरी वंश के। और इन्हीं ने जो है और एक जो हमारे यहाँ के विद्वान हैं छत्तीसगढ़ के, उनको भी अपने दरबार में आश्रय दिया था। क्या है उनका नाम, तो उनका नाम है आप लोगों का, कलचुरी शासकों ने ही गोपाल देव, ठीक है, गोपाल मिश्र, गोपाल मिश्र, इनको याद रखना है, गोपाल मिश्र को। और जो है आपका एक और आता है बाबू रेवाराम। तो बाबू रेवाराम और जो है कौन, गोपाल मिश्र, इन दोनों को आपको याद रखना है कौन से वंश से संबंधित हैं, तो कलचुरी वंश से ये दोनों संबंधित हैं। अगला देखेंगे, नागवंशियों के पतन उपरांत बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। तो नागवंशी जो थे उनके पतन उपरांत बस्तर में कौन सा वंश का सत्ता स्थापित हुआ था। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काकतीय वंश। अब देखिए नागवंश बोला जा रहा है तो नागवंश से कंफ्यूज नहीं होना है, ये है आप लोगों का छिंदक नागवंश, ठीक है, छिंदक नागवंश। और एक आता है आप लोगों का नल नागवंश। तो नल नागवंश जब भी आएगा तो उसको आप लोगों को क्या लेना है, नल वंश। तो यहाँ पे बोला जा रहा है नागवंश, तो इसका हमको लेना है छिंदक नागवंश। और इसका शासनकाल कब से कब तक चलता है, तो 1023 ईस्वी से लेकर के 1324 ईस्वी तक चलता है। और ये 1324 ईस्वी में कौन आता है, हरिश्चंद्र देव, ठीक है, इसका अंतिम शासक रहता है। उसके बीच में और आपका जो है काकतीय वंश का जो प्रथम शासक हुआ कौन, अन्नम देव। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और इसमें जो है ये हरिश्चंद्र देव पराजित होता है, ठीक है। फिर उसके पश्चात यहाँ पे काकतीय वंश जो है अपना सत्ता यहाँ पे जमाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काकतीय वंशों ने इसको क्या किया था, पराजित किया था और अपना सत्ता यहाँ पे स्थापित किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, कल्याण शाह किस सम्राट का समकालीन था। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अकबर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऑप्शन के अनुसार देखेंगे करके कि कल्याण शाह के बारे में जो है 2-3 अलग अलग स्रोतों से पता चलता है और सब में अलग अलग बताया गया है, ठीक है। तो 3 आपका स्रोत है उसको हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहला आपका जो है गोपल्ला गीत। तो गोपल्ला गीत जो है आप लोगों का देवार जाति का, ठीक है, देवार जातियों में जो इसको गाया जाता है गोपल्ला गीत। तो गोपल्ला गीत जो है इसमें बताया गया है कि ये जो है ये आपका जहांगीर के समकालीन था, ठीक है, जहांगीर के समकालीन, जो कि आपका अकबर का पुत्र रहता है जहांगीर, तो उसके समकालीन बताया गया है। फिर एक आता है आप लोगों का कौन सा, आपका तुजुके जहांगीरी, तुजुक के जहांगीरी, जो कि आपका जहांगीर का क्या है, आत्मकथा है। तो इसमें भी बताया गया है कि जहांगीर के समकालीन था। लेकिन बाबू रेवाराम द्वारा लिखित जो पांडुलिपि है, रेवाराम द्वारा जो लिखित पांडुलिपि है उसके अनुसार जो है ये आपका अकबर के समकालीन था। तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे जहांगीर दिया है लेकिन हमको जो है आंसर क्या लेना है, अकबर को लेना है। पिछले वर्ष में जब आया था तो इसका आंसर क्या लिया था, ऑप्शन नंबर ए अकबर को लिया था। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है इसका, शुद्धाद्वैतवाद मत के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी चंपारण्य। चंपारण्य कहाँ है आप लोगों का, ये है आप लोगों का रायपुर में। तो रायपुर में जो है आप लोगों का शुद्धाद्वैतवाद मत के प्रवर्तक जो महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं इन्होंने जन्म लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ में सत्ता संभाली। तो कलचुरियों के बाद कौन आया था, तो कौन आता है, तो मराठे आते हैं, ठीक है। तो मराठों ने जो है सत्ता संभाली थी, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो कलचुरियों का जो है लगभग हम लोग अंत देखेंगे तो आपका जो है कब हो जाता है, तो 1857 में, ठीक है, सॉरी 1757 में, 1757 में अंत होता है। तो 1757 से आपका जो है फिर मराठा काल स्टार्ट होता है। मराठा काल यहाँ से कब तक चलता है, तो 1854 तक आपका चलता है। यहाँ तक आपका मराठा लोगों का यहाँ पे राज रहता है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 11वां नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पे 3 दिया गया है कथन, उसके बाद आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो कलचुरी काल में जो है राजा का जो अधिकार रहता था वो सीमित रहता था। दूसरा बोला गया है प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल था। फिर उसके
बाद बोला जा रहा है राज्य गणों में विभाजित था तथा प्रत्येक गण में 84 ग्राम होते थे। तो इसका सही कौन कौन सा है? तो इसमें आप लोग देखेंगे कि राजा का जो अधिकार रहता था वो सीमित नहीं रहता था, असीमित था। इसमें जो है आप लोगों का प्रशासन के जो विभाग थे उसका दायित्व अमात्य मंडल, अमात्य मंडल मतलब मंत्रिमंडल, तो इन्हीं के पास था। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ये पहला गलत हो गया। तीसरा आप लोग देखेंगे तो ये भी सही हो जाएगा। इसको मैं बता रहा हूँ आपका कि सबसे जो छोटा इकाई रहता था प्रशासन का वो रहता था ग्राम। अब ग्राम के बाद आता था आप लोगों का बारहो, बारहो के बाद आता था आप लोगों का गढ़, ठीक है, गढ़। तो इसको आप लोग देखेंगे ग्राम, ठीक है, ग्राम से मिलकर के बनता था बारहो। तो 12 ग्राम जब मिलते थे तो एक बारहो बनता था, और 7 बारहो जब मिलते थे तो एक गढ़ बनता था। तो कितने गढ़ में कितने ग्राम आ गए? तो 12 सत्ते 84, इसलिए यहाँ पे बोला गया है 84 ग्राम होते थे, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो 2 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे छिंदक नागवंश का शासनकाल है। अब छिंदक नागवंश का शासनकाल मैंने अभी बताया था आपको कब से कब तक है, तो 1023 से स्टार्ट होता है और 1324 तक ये चलता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे गंगम महादेवी का एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। अब गंगम महादेवी कौन से वंश से थी, तो इसको भी पूछा जाएगा। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का कौन सा? गंगम महादेवी कौन से वंश से थी? तो छिंदक नागवंश से, और छिंदक नागवंश से थी। और ये जो है गंगम महादेवी, यहाँ पे 2 आता है, ठीक है, ऐसी महादेवी वाली। तो गंगम महादेवी और एक आती है कौन सी? तो गुंडम महादेवी, गुंडम महादेवी। तो ग और गु। तो इसमें आपको देखना है कि गंगम महादेवी जो है सोमेश्वर देव द्वितीय की पत्नी रहती है, ठीक है। और ये जो है गुंडम महादेवी, ये सोमेश्वर देव प्रथम की माँ रहती है, सोमेश्वर देव प्रथम की माँ। और गंगम महादेवी के बारे में जो है कहाँ से पता चलता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बारसूर से पता चलता है। बारसूर का जो शिलालेख है वहाँ से। और गुंडम महादेवी का जो कि आपके सोमेश्वर देव प्रथम की क्या रहती है? माता रहती है, उसके बारे में कहाँ से पता चलता है? तो कुरुषपाल शिलालेख से पता चलता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे निम्न में से काकतीय शासक है। तो काकतीय शासक कौन है? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव। तो ये सभी आपके जो है काकतीय शासक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो 4 यहाँ पे दिया गया है, इसमें असत्य आपको बताना है गलत कौन सा है। तो इसमें देख पा रहे हैं, पहला दिया है ऑप्शन पूर्व मध्य युग में छत्तीसगढ़ पर सबसे शक्तिशाली राज्य कलचुरियों ने स्थापित किया था, बिल्कुल सही है ये। दूसरा देखेंगे रतनदेव ने रतनपुर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया, ये भी बिल्कुल सही है। रतनदेव ने जो है रतनपुर की स्थापना की थी 1045 ईस्वी में, और 1050 ईस्वी में इसने इसको अपना राजधानी बना लिया, ठीक है। तो इसी ने आपका क्या किया था? स्थापना किया था और उसको राजधानी भी बनाया था। अगला देखेंगे, रतनपुर का सर्वाधिक शक्तिशाली कलचुरी राजा जाजल्य देव था। इसको भी हम लोग देखे थे। इसने जाजल्यपुर नामक नगर की स्थापना की थी। गज शार्दुल श्रीमद जाजल्य की उपाधि धारण किया था। तांबे और सोने का सिक्का भी चलाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। असत्य कथन कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं, तीनों के तीनों सत्य हैं। अगला देखेंगे, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जुगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जुगपाल देव जब भी आएगा तो जुगपाल देव से आपको याद रखना है यहाँ पे किसके बारे में? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में। तो पृथ्वीदेव द्वितीय का ये था आपका क्या? सेनापति जुगपाल देव। इसी ने क्या किया था? आपका जो राजीव लोचन मंदिर है राजिम का, उसको क्या किया था? इसने पुनरुद्धार। हमने इसको जो है अपने प्राचीन इतिहास का जो वीडियो आपके लिए लेकर के आए थे उसमें आपको बताया था कि जो है राजीव लोचन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसको जो है आपके नल वंशीय शासक विलास तुंग ने कराया था, इसका निर्माण, ठीक है। कब कराया था? तो इसको आपका जो है 8वीं शताब्दी में कराया गया था, ये भी हमने आपको बताया है। और 8वीं शताब्दी में कराया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। विलास तुंग ने कराया था, 8वीं शताब्दी में कराया था। कहाँ कराया था? तो राजिम में। इसको आपको याद रखना है, इसी को जो है इसने जीर्णोद्धार कराया है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे छत्तीसगढ़ पर हमला पहला जो आपका मुस्लिम आक्रमण किया था वो किसने किया था? ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका सही उत्तर आप लोग देख पाएंगे कौन सा हो जाएगा इसका? तो महमूद खिलजी ने जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था? आक्रमण किया था छत्तीसगढ़ में। तो पहला मुस्लिम आक्रमण जब भी पूछा जाए तो याद रखिएगा आप लोग क्या हो जाएगा? महमूद खिलजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस फड़ी नागवंशी शासक ने करवाया? अब देखिए, ये प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यदि क्वेश्चन में बोला जाता है कि शासक के शासनकाल में बनवाया गया तो वो इसका सही क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था और आंसर आपका लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, जो गोपाल देव है वो, ठीक है। लेकिन इसी के शासनकाल में इसके मित्र लक्ष्मण देव ने इसका क्या कराया था? निर्माण कराया था। हमने अभी ही देखा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो था उसमें मैंने आपको बताया है इसको। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे मड़वा महल, जिसको शिव मंदिर भी बोला जाता है, का निर्माण किस फड़ी नागवंशी शासक ने करवाया? तो मड़वा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। तो मड़वा महल का जो कि शिव मंदिर है, और आपका एक आता है कौन सा? छेरकी महल, ठीक है, छेरकी महल। इन दोनों का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो रामचंद्र देव ने कराया था। और मड़वा महल का निर्माण का जो उद्देश्य था वो था आप लोगों का विवाह करना। किससे विवाह करना वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो जब ये विवाह करना चाहता था तो उसके उपलक्ष्य में इसने
किसने क्या किया था, मड़वा महल का निर्माण करवाया। और छेरकी महल भी आपका क्या है, एक शिव मंदिर है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये भी आपका कवर्धा में ही स्थित है। तो ध्यान रखना है इतना सबको। और यहाँ पे एक बार देख लेंगे आप लोग कि आपका जो है फड़ी नागवंशी शासक थे, इसके 24 शासक हुए। तो इसके बारे में कहाँ से पता चलता है, तो मड़वा महल से। इसमें पहला शासक था आप लोगों का अहिराज, ठीक है, पहला शासक। और छठवां शासक था आपका गोपाल देव। 23वां शासक था इसका कौन सा, रामचंद्र देव, ये आपका 23वां क्रम का था, ठीक है। और अंतिम शासक था इसका मोनिंग देव, जिसके बारे में आपको यहाँ से मड़वा महल से पता चलता है। तो इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे रत्नदेव का शासनकाल है। तो रत्नदेव का जो शासनकाल है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो आपको जो है ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पे रत्नदेव प्रथम द्वितीय कुछ नहीं बोला गया, तो प्रथम के अनुसार ही यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1045 से 1065 ईस्वी तक इसने क्या किया था, यहाँ पे शासन किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया 1045 में इसने क्या कराया था, अपना जो है क्या किया था, इसने रतनपुर नामक जो है नगर की स्थापना की थी। तो इसी रतनपुर को जो है फिर ये क्या करता है, 1050 ईस्वी में क्या करता है, राजधानी बनाता है। तो आपका जो है तुम्बाड़ राजधानी रहता है, तो तुम्बाड़ से रतनपुर राजधानी किसने स्थानांतरित किया, ये भी पूछा जाएगा। तो ये भी आपका किसने किया था, तो रत्नदेव प्रथम ने किया था। कब किया था, तो 1050 ईस्वी में किया था। और इसकी स्थापना कब की थी, तो 1045 ईस्वी में। इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1045 से 65। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया, ऑप्शन देख पा रहे हैं, रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल, बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतापमल। ये भी प्रीवियस ईयर में आया था, इसका आंसर क्या होगा, प्रतापमल। अगला देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया। तो छत्तीसगढ़ पर किसने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया, तो जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं उनमें जो है कलचुरियों ने सबसे लंबी अवधि तक यहाँ पे शासन किया। लगभग आप लोग देखेंगे तो 1000 ईस्वी से लेकर के आपका कब से कब तक चलता है, तो ये आप लोगों का चलता है 1757 ईस्वी आसपास तक ये चलता है। तो इतना दिन तक आपका जो है कलचुरी यहाँ पे शासन कर रहे थे, जो कि सबसे अधिक है अन्य से संबंधित में, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है। तो राजनीतिक इतिहास जो है आप लोग देखेंगे तो किस राजवंश की स्थापना के साथ स्टार्ट होता है, तो आपका जो हो जाएगा आंसर कलचुरियों के शासनकाल में ही जो है आपका राजनीतिक इतिहास स्टार्ट होता है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, वास्तविक राजनीतिक इतिहास। उससे पहले जो है थोड़ा सा क्या रहता था, वो उतना अच्छे से जो है ढाला नहीं गया था, ठीक है, सांचे में आपका जो क्या था, राजनीतिक जो व्यवस्था था उसको। लेकिन कलचुरियों ने आया और एकदम व्यवस्थित रूप से जो है राजनीतिक व्यवस्था को एक रूप दिया। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नागवंशीय राज्य का अंत किसने किया। अब यहाँ पे देखेंगे नल नागवंशी है, ना कि केवल नागवंशी। नागवंशी रहता मतलब हम लोग क्या लेते हैं, छिंदक नागवंश। और छिंदक नागवंश का जो है अंत किसने किया था, तो काकतियों ने किया था, काकतीय वंश ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है नल नागवंश। तो नल जब भी आगे में आ गया तो इसको हम लोग को लेना है क्या, नल वंश। इसीलिए ये क्वेश्चन में यहाँ पे ऐड किया, नल वंश को जो है यहाँ पे मानना है। तो नल वंश का अंत किसने किया था, तो कलचुरियों ने किया था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर, ठीक है, कुबेरफर नहीं है ये, कुबेरपुर है, कुबेरपुर की उपमा दी गई है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, रतनपुर। तो रतनपुर को जो है उसकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर की उपमा दी जाती थी, ठीक है, कलचुरी के शासनकाल में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रतनपुर के कलचुरी शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। अब कलचुरी शासक और एक रहता है लहुरी शासक। तो दो इसका शाखा था, कलचुरी और लहुरी। कलचुरी आपका कहाँ पे चलता था, तो ये आपका रतनपुर में चलता था, रतनपुर में। और आपका जो है आपका कौन सा एक बचा, तो एक बचा आप लोगों का लहुरी। तो लहुरी शाखा आप लोगों का चलता था कहाँ पे, तो लहुरी शाखा चलता था रायपुर में। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो लहुरी शाखा है रायपुर का, वो आपका जो है कब स्थापित किया गया था, कब स्टार्ट हुआ था, तो ये लगभग आपको जो है 1400 ईस्वी के अंत में आपका जो है ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 14वीं शताब्दी के, मतलब कि 1300 से लेकर के 1400 के बीच में ये स्टार्ट हुआ था। ये 1400 के लगभग में स्टार्ट किया गया था, ऐसा भी बोला जा सकता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, रतनपुर के कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी थी। अब देखिए रतनपुर बोल रहे हैं, मतलब जब छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ था आपका कलचुरियों का, तो वो लोग जो है रतनपुर में ही कलचुरी वंश का स्टार्ट किए थे, ठीक है। यहीं से ही वो लोग स्थापना करके जो है अपना राजपाट चालू किए थे। तो इन्होंने कब स्थापित किया था यहाँ पे, तो कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में आपका क्या किया था, 1000 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना की थी रतनपुर में। और उसने राजधानी बनाया था कहाँ, तुम्बाड़ को राजधानी बनाया था। और किसने किया था, तो कलिंग राज ने किया था। तो इसका क्वेश्चन में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कलिंग राज। कब किया, 1000 ईस्वी में किया। कब से कब तक शासनकाल किया, तो 20 साल इसने शासन किया। 1000 से लेकर के 1020 तक इसने शासन किया। राजधानी बनाया इसने तुम्बाड़ को, इतना ध्यान में रखेगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बहारेंद्र का शासनकाल है। तो बहारेंद्र का शासनकाल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन इसमें से आपको ध्यान में रखना है कौन सा, ऑप्शन नंबर
इसका हो जाएगा बी 1480 से लेकर के 1525 ईस्वी तक जो है बहारेंद्र का शासनकाल था। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रताप मल्ल के बाद आपका क्या होता है, तो प्रताप मल्ल के बाद आपका जो है 200 से 300 साल आपका बीच में क्या रहता है, यहाँ पे अंधकार युग चलता है। इसके पश्चात आपका जो पहला शासक हुआ वो रहता है कौन, बहारेंद्र शाह। बहारेंद्र शाह और इसी ने जो है छुरी कोसगई की स्थापना की और कोसगई को अपना राजधानी बनाया था। इसका शासनकाल था 1480 से लेकर के 1525 ईस्वी तक। ठीक है, अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक और बी दोनों। ठीक है, तो करौद और बस्तर जो है, करौंद और बस्तर, इन दोनों में आपका क्या हुआ था, नरबलि प्रथा जो है चल रहा था। इसको बंद किसने कराया, तो रघुजी तृतीय ने जो है इसको बंद कराया था, रघुजी तृतीय। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसने इसको क्या किया था, अंत किया था, जो आपका नरबलि प्रथा है उसको। तो जो है किसके शासनकाल में अंत हुआ था, तो रघुजी तृतीय के शासनकाल में ये क्या किया गया था, अंत किया गया था, जो नरबलि प्रथा है वो बस्तर और करौंद का। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है। तो किसको प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रतनपुर। रतनपुर को जो है आप लोगों का कलचुरी और मराठों दोनों का जो है क्या किया गया था, यहाँ पे राजधानी बनाया गया था, इसलिए इसको जो है इन दोनों का जो है प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है 31वां नंबर यहाँ पे, कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में से कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका जो प्रसिद्ध राजवंश था वो कौन था, तो दिया गया है उनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फणिनाग वंश। फणिनाग वंश जो है कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश था। हालांकि सोमवंशों ने भी क्या किया गया था, वहाँ पे मैकल श्रेणी में ये लोग क्या किए थे, राज किए थे, और मैकल श्रेणी आपका जो है कवर्धा आसपास में आता है। लेकिन जब स्पेसिफिक कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश बोला जाएगा तो आप लोग को क्या लेना है, इसका आंसर फणिनाग वंश। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम नरेश थे। तो कलचुरी वंश के अंतिम नरेश, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो है आप लोगों का लगभग 1757 तक चलता है। तो 1757 तक जब चला तो इसका जो अंतिम शासक हुआ वो कौन था, अमर सिंह। इसके पश्चात एक और रहता है शिवराज सिंह। तो शिवराज सिंह को जो है ये लोग शासक नहीं मानते, इसी को जो है अंतिम शासक मानते हैं, किसको, अमर सिंह देव को। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा व्यक्ति भारतीय संविधान सभा का सदस्य था। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद पोटई। यहाँ पे जो है हमारे भारतीय संविधान जो सभा का गठन किया गया उसमें 6 लोगों को शामिल किया गया था छत्तीसगढ़ से। एक तो है पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरे आपके हैं, ये आपके रायपुर से थे। ठीक है, दूसरा आप लोग देखेंगे तो बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक है, बैरिस्टर छेदीलाल, और ये छेदीलाल जी थे ये कहाँ से थे, तो ये थे आपके कहाँ से, बिलासपुर से। फिर आप लोग का तीसरा आ जाएगा घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त ये आपके कहाँ से थे, तो ये आपके दुर्ग से थे, घनश्याम सिंह गुप्त। और चौथा आप लोगों का आ जाएगा राम प्रसाद पोटई जी, ये कांकेर से थे। पांचवें आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का रायगढ़ से थे एक, उनका नाम क्या था आप लोग कमेंट करके बताएंगे। छठवां आप लोग देखेंगे तो एक थे कौन, गुरु अगमदास जी। ठीक है, गुरु अगमदास रायगढ़ वाला आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे याद रहे। तो गुरु अगमदास क्या है, ये 6वें सदस्य थे। तो 6 कुल यहाँ पे सदस्य हुए हमारे छत्तीसगढ़ से। कहाँ पे, तो आपका जो है भारत का जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें। तो इसको आपको याद रखना है, राम प्रसाद पोटई जी इसमें से आंसर हो जाएंगे, ये आपके कांकेर से संबंधित हैं। अगला देखेंगे, अगला है यहाँ पे, कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रतनपुर। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बस्तर को छत्तीसगढ़ का अंग कब बनाया गया। तो जैसा कि आप लोग जान हैं कि बस्तर जो है पहले छत्तीसगढ़ का अंग नहीं था। ठीक है, ये आपका गोदावरी तालुके में था। तो इसको जो है आप लोग देखेंगे 1778 में क्या हुआ था, 1778 में आपका 6 अप्रैल को, इसको डेट को भी याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 अप्रैल को आपका कोटपाड़ का संधि हुआ। अब कोटपाड़ का संधि जो है, हलवा विद्रोह जैसे ही समाप्त होता है 1777 में, उसके पश्चात होता है आपका कोटपाड़ का संधि 6 अप्रैल 1778 को। ठीक है, तो इसी के समय जो है ये जो आपका ये क्या होता है, ये संधि होता है, इसी के तहत आपका बस्तर को छत्तीसगढ़ का एक अभिन्न अंग बनाया जाता है। तो 6 अप्रैल 1778 मतलब कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 1778 में बस्तर छत्तीसगढ़ का अंग बना था। अगला देख लेंगे यहाँ पे, रतनदेव प्रथम के पश्चात कौन शासक हुआ। तो रतनदेव प्रथम के पश्चात, ठीक है, तो इसको आपको पूरा क्रम को याद करना पड़ेगा। रतनपुर वाला जो आपका क्या है, रतनपुर शाखा के जितने भी शासक थे, कलचुरी शासक, उनका क्रम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे रत्नदेव प्रथम के बाद आता है कौन, पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, रत्नदेव, फिर आता है पृथ्वीदेव प्रथम, इसका पुत्र रहता है वो। ठीक है जी, रत्नदेव प्रथम का पुत्र रहता है पृथ्वीदेव। और इसी ने क्या किया था, आपका जो आपका लाफागढ़ है, ठीक है, लाफागढ़ वहाँ पे जो किला है उसका इसने निर्माण करवाया। इसी लाफागढ़ किले को हम लोग क्या बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ का किला भी बोला जाता है, क्योंकि लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ बोला जाता है, इसलिए चित्तौड़गढ़ का किला बोल दिया जाता है। इसमें 3 द्वार हैं, मेनका, सिंह, हुंकारा। ठीक है, मेनका, सिंह, हुंकारा, ये तीनों द्वार हैं इसके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसने अपने स्वर्ण सिक्कों पर श्रीमद जाजल्य एवं गज शार्दुल अंकित करवाया था। तो इसमें आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका मैंने आपको बताया था, पहला जब क्वेश्चन आया था तो इसका
आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जाजल्य प्रथम। इसने क्या कराया था, अपने सिक्कों पर श्रीमद जाजल्य गज शार्दुल अंकित कराया था। 2 सिक्के इसने चलाए थे, स्वर्ण और तांबे। तो स्वर्ण में आपका जो रहता था वो रहता था गज शार्दुल और क्या, श्रीमद जाजल्य। और आपका जो तांबा सिक्का रहता था उसमें हनुमान जी का क्या रहता था, वहाँ पे अंकन रहता था, हनुमान जी का चित्र वहाँ पे अंकन रहता था। ठीक है, हनुमान जी का, ये भी क्वेश्चन याद आ रखना है आप लोगों को। तांबे सिक्के पर किसका अंकन रहता था, तो हनुमान जी का। और स्वर्ण सिक्के पर इसमें खुद का नाम रहता था, श्रीमद जाजल्य और गज शार्दुल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति थी, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सूबा पद्धति। सूबा पद्धति जो है आप लोगों का छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों का शासन पद्धति था। ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1787 से स्टार्ट हुआ, 1818 तक ये चला। पहला आपका जो सूबेदार हुआ वो कौन था, तो महिपत राव दिनकर। ठीक है, अंतिम हुआ था आप लोगों का यादव राव। ठीक है, यादव राव, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला है यहाँ पे, मामा भांजा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासनकाल द्वारा, शासकों द्वारा करवाया गया। तो देखिए ये जो है शासकों के द्वारा नहीं कराया गया था, उसके सेनापति के द्वारा कराया गया था। अब सबसे पहले तो यहाँ पे आया है आपका मामा भांजा मंदिर। ये कहाँ है आपका, तो ये है आप लोगों के बारसूर में। ठीक है, बारसूर में है ये आपका मामा भांजा मंदिर। तो कौन से अभिलेख से पता चलता है, इसके बारे में भी बोला जाएगा। तो बारसूर के अभिलेख से पता चलता है किसने बनवाया था उसके बारे में। ठीक है, तो किसने बनवाया था, तो चंद्रादित्य नामक एक सेनापति था। ठीक है, चंद्रादित्य नामक सेनापति था, इसने क्या किया था, आपका मामा भांजा मंदिर बनवाया था। और ये किसका सेनापति था, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, चंद्रादित्य जो था ये छिंदक नागवंशीय शासक, कौन, छिंदक नागवंशीय शासक नृपति भूषण, नृपति भूषण जो आपका पहला शासक हुआ छिंदक नागवंश का, नृपति भूषण। ठीक है, नृपति भूषण इसका सेनापति था, इसी ने क्या कराया था, आपका मामा भांजा मंदिर बनवाया था। कहाँ, बारसूर में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन से शासकों के द्वारा, तो छिंदक नागवंशी शासकों के समय में कराया गया था। अगला देखेंगे, भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ, तो किसके शासनकाल में निर्माण हुआ है, आप लोग ये देख पाएंगे, जान रहे हैं आप लोग कि फणी नागवंशियों के शासनकाल में ये क्या किया गया था, भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया था 1089 ईस्वी में, या फिर इसी को हम लोग क्या देखे थे 11वीं शताब्दी में। क्या कौन कराया था, तो गोपाल देव का जो मित्र रहता है, कौन, लक्ष्मण देव राय, लक्ष्मण देव राय, उसने इसको निर्माण करवाया गोपाल देव के शासनकाल में। अगला देख लेंगे 41 नंबर यहाँ पे, मड़वा महल का निर्माण किसने करवाया। तो मड़वा महल का निर्माण आप लोग देखेंगे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र देव ने इसको निर्माण करवाया था। अगला देखेंगे किसका है, कलचुरियों की कुल देवी है। तो कलचुरियों का जो कुल देवी था वो कौन थी जी, तो ये थी आपकी गजलक्ष्मी। तो गजलक्ष्मी जो है कलचुरियों की कुल देवी थी। ये जो है आप लोग देख पाएंगे कहाँ पे, इनका जो सिक्का रहता था इसमें जो है क्या रहता था, गजलक्ष्मी का अंकन रहता था। तो ठीक है, यहाँ से आपका पता चलेगा कि ये जो है इनकी क्या रहती थी, कुल देवी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छिंदक नाग वंश का राज्य स्थित था। तो आप लोग जान रहे हैं कि ये जो है आप लोगों के बस्तर क्षेत्र में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। जो छिंदक नाग वंश थे वो बस्तर क्षेत्र में, अब कब से कब तक चला, तो 1000 आपका जो है 23 से लेकर के कितना तक, 1324 तक चला था। और इतना तक तो चला था। पहला शासक इसका कौन सा था, तो छिंदक नाग वंश का मैंने अभी आपको बताया नृपति भूषण, नृपति भूषण को याद रखेंगे। अंतिम शासक बोलेगा तो हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव जिसको किसने हराया था, तो अन्नम देव ने हराया था। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कलचुरियों की रायपुर शाखा की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन भी आपका जो है आता है और ये आया हुआ है, और इसको मैंने अभी आपको बताया भी था। इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है, दीजिए इसका आंसर। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 14वीं शताब्दी के अंतिम भाग में, मतलब अंत में। मैंने आपको बताया था 1300 से लेकर के 1400 के बीच में बनाया गया था, और इसको कभी कभी क्या बोला जाता है, 1400 ईस्वी, मतलब अंत भाग में इसका क्या किया गया था, 14वीं शताब्दी को में इसको क्या किया गया था, स्थापना किया गया था, जो आपका रायपुर शाखा है उसको। ठीक है, कलचुरियों का। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, रायपुर के कलचुरियों की आरंभिक राजधानी थी। अब देखिए रायपुर के कलचुरी बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे आप लोग रायपुर। रायपुर और रतनपुर दोनों में कंफ्यूजन रहता है, दोनों ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। रायपुर के कलचुरी बोला गया है तो इसका आंसर क्या होगा, खल्लवाटिका। खल्लवाटिका जो है रायपुर के कलचुरियों का आरंभिक राजधानी था। फिर उसके बाद जो है रामचंद्र देव ने, जो कि कौन रहता है, ब्रह्मदेव राय का उसका पिताजी रहते हैं वो, ठीक है, कौन, रामचंद्र देव, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे रायपुर नगर की स्थापना की थी। रायपुर नगर ये बाद में यहाँ का क्या हो गया, राजधानी बन गया, रायपुर के जो कलचुरी थे उनका। ठीक है, तो आरंभिक बोलेगा तो आपका हो जाएगा कौन सा, खल्लवाटिका या फिर खल्लारी, जो कि महासमुंद में है। फिर उसके बाद आएगा आपका रायपुर। और यदि तुम्माड़ देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा रतनपुर के कलचुरियों का आरंभिक राजधानी। इसके पश्चात इन्होंने रतनपुर को बनाया, किसने, रत्नदेव प्रथम ने। फिर उसके बाद आप लोगों का आएगा कौन सा, कोसगई, छुरी कोसगई, जिसको किसने बनाया था, तो बहारेंद्र रसायन ने। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने सकल कुशलाधिपति की पदवी धारण की। तो सकल कुशलाधिपति की पदवी किसने धारण की थी, तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीदेव प्रथम ने क्या किया था, आपका सकल कुशलाधिपति का पदवी धारण किया था, जो कि किसका पुत्र था, तो ये रत्नदेव प्रथम या फिर रत्नराज प्रथम का ये क्या था, पुत्र था, पृथ्वीदेव प्रथम। चलिए अगला देखेंगे, अगला
क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, रतनपुर के किस कलचुरी सम्राट के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के निकट एकावीरा मंदिर निर्माण कराया था? तो एकावीरा देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसको जो है आप लोग याद रखेंगे, गंगाधर राव ने इसको निर्माण करवाया था। गंगाधर राव ने इसको निर्माण करवाया था। किसके शासनकाल में? तो ये रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में। तो रत्नदेव तृतीय का प्रधानमंत्री था गंगाधर, ये दिया गया है यहाँ पे। इसी ने क्या कराया था आपका, रतनपुर के निकट एकावीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये किसका मंदिर था आपका? तो रत्नदेव तृतीय का। अगला देखेंगे यहाँ पे, किसने अपने सिक्कों पर गज शार्दुल अंकित कराया था? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, रत्नदेव प्रथम। मैंने आपको बताया भी है, रत्नदेव प्रथम ने क्या किया था, गज शार्दुल अंकित कराया था। अगला देख लीजिएगा यहाँ पे, जाजल्यदेव प्रथम के उत्तराधिकारी बना। तो जाजल्यदेव प्रथम किसका उत्तराधिकारी बना था? तो ये जो है आप लोगों का, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अच्छे से एक बात देखें, जाजल्यदेव प्रथम के उत्तराधिकारी बना है। तो इसका उत्तराधिकारी कौन बना, इसके बाद कौन आया, वो आपको बताना है, ठीक है। ये किसका बना बोला जाएगा? तो ये आपका जो है पृथ्वीदेव प्रथम का आपका ये क्या बना था, उत्तराधिकारी बना था। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जाजल्यदेव प्रथम के उत्तराधिकारी, तो इसके उत्तराधिकारी कौन बने हैं उसको आपको बताना है। तो इसके उत्तराधिकारी आपके बने थे रत्नदेव द्वितीय। तो रत्नदेव द्वितीय इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है प्रथम द्वितीय में, ठीक है। तो ध्यान से ऐसे ही आपको इसको याद करते चलना है। 2 बार वीडियो को आप लोग देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। 2 दिन के अंतर में आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार फिर से। तो कलिंग राज का शासनकाल है, तो कलिंग राज का शासनकाल आप लोग का जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, 1000 से लेकर के 1020 ईस्वी। मैंने आपको बताया 1020 ने क्या किया था, आपका कलचुरी वंश की स्थापना की थी, और 1020 तक इसने शासन किया, राजधानी बनाया तुम्बाड़ को। इसने जो है आपका चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का भी निर्माण कराया था। और इसका जो है कहाँ पे आपका उल्लेख मिलता है, तो आपका जो है इसको आप लोग देखेंगे तो प्रथम जो आपका रहता है क्या, पृथ्वीदेव प्रथम का जो आपका अमोदा ताम्रपत्र है, अमोदा ताम्रपत्र, उसमें आपका जो है इसके पराक्रम के बारे में वर्णन आपको मिलेगा, कलिंग राज के बारे में, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये था आज का आप लोगों का जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको आप लोग जो है यहाँ तक देखे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर। इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग जल्द ही लाएंगे, ताकि आप लोग को छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा यहाँ से कवर हो जाए। और इस वीडियो को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला पार्ट जब भी आए वो आपको समय के साथ में देखने को मिल जाए। धन्यवाद।